तो पहला डिस्क्लेमर तो ये है कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और कोई प्रॉफिट लॉस की कोई गारंटी नहीं है। हम आज बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, हर सेशन में हम देखते हैं, बट उन एग्जांपल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन पर ट्रेड करें। वो सिर्फ एग्जांपल्स हैं, आप उनको एग्जांपल की तरीके से ही लें। आप उनको ये मत समझे कि भाई ये एग्जांपल दिखाया है, इसकी वैल्यूएशन की बात चल रही है तो फिर ये बहुत अच्छा शेयर है, ये भागेगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भागेगा, हो सकता है नीचे चला जाए। तो एग्जांपल्स को सिर्फ एग्जांपल के तरीके से, ठीक है। हम बहुत सारी बातें करेंगे आज, काफी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग गाहे बगाहे हम कवर करते हैं, लेकिन आप सबसे ये उम्मीद की जाती है कि आप पूरी तरीके से इसी पे डिपेंडेंट ना रहें। आप इधर उधर से जहां से आपको जो सीखने को मिले सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए। जितनी आपकी नॉलेज अच्छी होगी, अल्लाह ने चाहा तो आपको उतना ही फायदा होगा। आज नहीं तो कल वो नॉलेज आपके काम आने वाली है। ओके। एक लास्ट है जो मैं सबसे बोलता हूँ, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर आप किसी न किसी को डोनेट करिए, उसका मतलब फायदा मिलेगा। इस तरीके से आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना पार्टनर बनाते हैं और जाहिर सी बात है, जब अल्लाह को पार्टनर बनाओगे तो फायदा होगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना अभी, ये आपकी, ये समझ लो पूरी की पूरी कैलकुलेशन, कोई कंपनी कैसे काम करती है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्या होते हैं? फंडामेंटल क्या होते हैं कि एक आदमी है, मैं हमेशा मैंगो की मैंने बात करी, कुछ और सेशन में मैंने सेब की बात करी, आज मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में। आपने एक आदमी को देखा, दूर से देखा, उसकी हाइट, उसका जिस्म, ओके, और आपने देखा भाई ये बड़ा अच्छा आदमी है, क्या कहना चाहिए, बातें बड़ी अच्छी अच्छी करता है, ओके। तो अभी क्या है, ये चीजें जो आपको दिख रही है ना, ये उसकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो सबको दिख रही हैं बाहर, मतलब बाहर से आप उसको देख पा रहे हो और आप एनालाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई आदमी चेंज करना चाहे कि उसकी हाइट 5 फीट से घटा के 4 कर दे, कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई इसका वॉल्यूम कम करना चाहे कि भाई इसकी थ्रो और स्पीच की थ्रो कम हो जाए, नहीं कर सकता। कोई आदमी ये कहना चाहे कि भाई ये क्या कहना चाहिए, गोरा है, इसको मैं काला कर दूं, नहीं कर सकता। कोई काले को गोरा करना चाहे, नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो काला ही है। उसको पानी मारोगे तो मेकअप साफ हो जाएगा, वो दिख जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी चीज की, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये तो हो गई हमारी उन चीजों की जो लिविंग बीइंग है, जैसे हम आम की भी बात करते हैं या हम सेब की भी बात करते हैं, उसके कलर, फ्रेगनेंस और वो सब चीजें हमने बात की थी, तो दोबारा उस टॉपिक की डिटेल में नहीं जा रहा। अब कोई कंपनी जब फॉर्म होती है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, यानी कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, जो वो कंपनी अपने साथ लेके पैदा होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो कि किस बिजनेस में वो काम करेगी, क्या करना चाहती है। एयरलाइन के बिजनेस में जाना चाहती है, कार्गो के बिजनेस में जाना चाहती है, वो टेलीकॉम में जाना चाहती है, फ्रूट के बिजनेस में जाना चाहती है। तो ये उसका मकसद हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी की फंडामेंटल के चारों तरफ होते हैं। अगर आप देखोगे उसको, आपने देखा है शार्क टैंक, उसने भी देखा है, चाहे वो इंडिया का देखा हो चाहे यूएस वाला, ठीक है। क्या है भाई, तुम्हारी सेल्स कितनी है, तुम्हारा ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, इसी तरीके की बातें करते हैं। तो ये जो सारी चीजें आपने वहां पर सुनी है या आपने जिनके बारे में बात करी है, ये सारी की सारी किसी कंपनी की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को बताती है। ओके, यानी कि ये चीजें उस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो चीजें जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो किस लेवल पे आ जाए कि वो अच्छी समझी जाए। सेल्स तो हर कंपनी की होगी ना भाई, कोई कंपनी जब बनी है तो वो सेल्स भी करेगी। कोई कंपनी 1 रुपए की सेल्स करेगी, कोई कंपनी 5 रुपए की सेल करेगी। किसी कंपनी का प्रॉफिट 5 रुपए होगा, किसी का 500 रुपए होगा। किसी कंपनी का दो चीजों के ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ईपीएस और पीई, अगर आप ध्यान दे रहे हो। किसी कंपनी का क्या कहना चाहिए, डेट ज्यादा होगा तो किसी कंपनी का कम होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली ये बताती हैं कि
कंपनी कैसे काम करती है और किस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ या क्या उसकी परफॉर्मेंस है। जैसे अगर आप इसको एग्जाम्पल लो कि कोई बच्चा है वो स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, तो अगर आप उसको देखो कि साल भर ये स्कूल तो गया, सुबह गया शाम में आया, सुबह गया शाम में आया, लेकिन अल्टीमेटली इस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है? सुबह जाना शाम में आना तो परफॉर्मेंस नहीं है ना। उस बच्चे की परफॉर्मेंस आपके उसको उसके रिजल्ट में दिखाई देगी, या उस बच्चे की परफॉर्मेंस आपको उसकी नॉलेज में दिखाई देगी कि यार ये उसकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। अब उसकी नॉलेज के बढ़ने का एक पैरामीटर होता है। क्लास 1 का बच्चा अगर क्लास 1 के लेवल की नॉलेज के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यानी कि वो अपने ईयर से ऊपर जा रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? वही सारी क्लियर मेरी भाई अलाउ कर दीजिए, वेटिंग में है। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी भाई। अच्छा हुआ शफी भाई आपने यहीं पे ये और आप ही कर सकते हैं क्या अलाउ सिर्फ? मेरे ख्याल से शायद वो सेटिंग शुरू में करनी होती है, वो मैंने कर ली थी, मुझे पता नहीं ठीक है। कितना सही। आप मुझे यहीं पे बोल दीजिए, मैं कर दूंगा। तो क्या है ना, हाँ, तो किसी किसी बच्चे की परफॉर्मेंस जो है ना वो कैसे चेक होगी? ये वो उसके पीयर के साथ चेक होगी, यानी कि पीयर कौन हो गया? जो उसकी क्लास के और बच्चे, है ना। अब क्या है कि मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस, मेरा बच्चा फर्स्ट में है, उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके दूसरे क्लास के जो बच्चे हैं उनकी नॉलेज कितनी है और इसकी नॉलेज कितनी है, उसके हिसाब से आप चेक करोगे तो बताओगे हाँ यार इस बच्चे की, मेरे बच्चे की नॉलेज जो है वो अच्छी चल रही है। उनसे कम है तो इसका मतलब मेरे बच्चे की नॉलेज कम। इसी तरीके से कोई कंपनी जो होती है, एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस हो गई कि भाई वो सेल्स दे रही है कि नहीं दे रही है, दूसरी जो परफॉर्मेंस हो गई वो हो गई कि जब आप कंपेयर करते हो उसी फील्ड की दूसरी कंपनी के साथ कि भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई सेल्स क्या होती है। सेल्स सबको पता है बेसिकली क्या होती है, कोई मतलब इसमें कोई नई चीज नहीं है कि भाई सेल्स क्या होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब सेल्स आदमी जितना माल बेचता है उसको सेल्स कहते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी में। अगर आप बात करो, मैं इसकी गूगल लैंग्वेज और इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है। तो किसी धंधे पे जितने परसेंट, यानी कि किसी बिजनेस पे जितने परसेंट का प्रॉफिट बनता है, एक तो प्रॉफिट एक्चुअल में बन गया जो मतलब वैल्यू होगी कि भाई 1 लाख का प्रॉफिट बना या 2 लाख का प्रॉफिट बना, 10 लाख का प्रॉफिट बना, एक तो ये हो गया। एक हो गया कि भाई इस पर इतने परसेंट का प्रॉफिट बनना है टोटल, मैंने टोटल कैपिटल लगा रखी है 10 लाख और मुझे इस पे हर महीने 5% का रिटर्न मिलता है। 5% का रिटर्न जो है वो प्रॉफिट मिलता है, सब कुछ घटा पटा के, दुकान का किराया, एम्प्लॉइज की सैलरी सब निकाल के जो मुझे मिलता है वो होता है मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है। अब आता है ईपीएस। देखो ईपीएस बहुत आसान सी चीज है, इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना दें, बहुत आसान सी चीज है। ईपीएस क्या होता है? और एक चीज मैं बता दूं कि ईपीएस की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्टली आपको रट्टा मारना, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ईपीएस होता क्या है। ईपीएस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर डिक्लेयर किए, 1 लाख शेयर मतलब उनके पास 1 लाख शेयर है ना। अब उस 1 लाख को जब वो मार्केट में ट्रेड करते हैं, मतलब मार्केट वो वाली ट्रेडिंग नहीं, वो अपना जो बिजनेस रन करते हैं, क्वार्टरली खत्म हुआ और उनको पता चला कि भाई हमारे जो नेट प्रॉफिट है हमारा, सब कुछ घटा पटा के टैक्स वैक्स सब देके वो हमारा जो आता है वो 20 लाख रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट। तो ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। यानी कि 20 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख शेयर है, जब आप उसको 20 लाख को 1 लाख से जो डिवाइड करते हैं तो जो आपकी वैल्यू आती है वो आपका ईपीएस कहलाता है, अर्निंग पर शेयर। यानी कि अगर आप वर्चुअल सिचुएशन में देखो तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको पता है कि मुझे कितना प्रॉफिट बनने वाला है। यानी कि मैंने कंपनी में वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है 50 में से 1 रुपए, क्योंकि अल्टीमेटली तो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है और 1 लाख लोग हैं। 20 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 कितना बनेगा भाई? 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, ऐसे कुछ बनेगा, है ना। तो वो जो वैल्यूएशन है एक्चुअल में, वो एक्चुअल आपकी रिटर्न है जो आपको मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका
बिजनेस का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया है, सारा कच्चा चिट्ठा, मतलब जो भी था, अदर इनकम इज ऑल्सो इंक्लूडेड। It is also a very important parameter to evaluate any business. किसी बिजनेस को इवेल्युएट करने का EPS एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इसी से जब मैं अपनी वैल्यूएशन काउंट करता हूँ तो EPS से ही मैं अपनी वैल्यूएशन करता हूँ। और कुछ लोगों से मेरा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हुआ है और इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम डिटेल में भी बात करेंगे कि वैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, अब एक और चीज आती है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है? शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि किसी कंपनी में किस कैटेगरी के लोगों का कितनी परसेंट हिस्सेदारी है। आप इसको ऐसे समझो, कैसे समझो कि भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया और मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो उसमें मेरी हिस्सेदारी कितनी है? मेरी हिस्सेदारी से 50% है, मैंने 50% स्टेक सेल कर। उस 50% स्टेक को जो मैंने सेल किया, वो 50% स्टेक में से फॉर एग्जांपल 10% स्टेक किसी मोटी पार्टी ने खरीद लिया, उन्होंने लेके रख लिया अपने पास, उनको मेरे ऊपर भरोसा है। 10% किसी और ने लेके रख लिया, 20% चला गया। अब बचा 30%। 30% जो है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, यानी कि मतलब उन्होंने भी भले से मार्केट से लिया, लेकिन 10% मार्केट से ही लिया, बट उनका फ्लोट अवेलेबल नहीं है। वो शेयर उन्होंने अपने पास दबा के रखे, वो बेचने को तैयार नहीं है। उन्होंने दबा दिया, भाई हमने इनकी एफडी कर दी, अब इनको 2 साल 3 साल बाद बेचेंगे जब ये बिजनेस अच्छे से रन हो जाए। ओके, तो जब आप ये देखते हो कि किसी कंपनी में किसी उसकी प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग बहुत कम है, बहुत कम का मतलब से फॉर एग्जांपल 10%, 5%, तो इसका मतलब वो आपके लिए बड़ा सिग्नल है। बड़ा सिग्नल रेड वाला। भाई जब प्रोमोटर को खुद भरोसा नहीं है तो फिर आपको क्यों प्रोमोटर पे भरोसा करना चाहिए? आपको प्रोमोटर की कंपनी पे क्यों भरोसा करना चाहिए? इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में 5-7 मिनट में। जनरली मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर का नाम होना चाहिए और जो भी नाम होना चाहिए वो तभी प्रोमोटर होगा, ऐसा नहीं है भाई। जब भी कोई भी किसी भी शेयर की कैटेगरी चेंज होती है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो अलग अलग तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होता है प्रोमोटर, एक होता है DII, एक होता है FII, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, कुछ पब्लिक होती है। पब्लिक में जो डिस्क्लोजर होता है वो होता है 1% से ऊपर। अगर मेरी कंपनी है और मेरी चाचा की पुती के भाई, ताऊ के भाई का लड़का जो है, समझ लो, मैं उसको प्रोमोटर बनाना चाहता हूँ और मैंने उसको प्रोमोटर बना रखा है और मेरे नाम में फॉर एग्जांपल आता है कुरैशी और उसके नाम में आता है फॉर एग्जांपल अंबानी, या फॉर एग्जांपल उसके नाम में आता है गर्ग, ठीक है, या उसके नाम में आता है अग्रवाल, ठीक है, और मैंने उसको प्रोमोटर डिक्लेयर किया है, तो उसके नाम में कुरैशी होना जरूरी नहीं है, समझे आप? क्योंकि ये डिस्क्लेमर कि कौन प्रोमोटर है और कौन प्रोमोटर नहीं है आपको सेबी को और एक्सचेंज को देना पड़ता है। अगर मेरे पास स्टेक है फॉर एग्जांपल 25% और मैं प्रोमोटर नहीं हूं, तो मैं प्रोमोटर नहीं रहूंगा। बट द डे मेरे पास चाहे 0.5% हो, 0.00001% स्टेक हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5 शेयर भी है ना किसी कंपनी के, 5 शेयर, ठीक है, और मेरे पापा की कंपनी है और पापा ने मुझे क्या किया है, प्रोमोटर नहीं बनाया अपनी कंपनी में, तो मैं प्रोमोटर नहीं बन सकता। और उसके अगेंस्ट अगर मेरे पास सिर्फ 4 या 5 ही शेयर है और मेरे पापा ने मुझे प्रोमोटर बनाया है, तो मेरे जो डिक्लेयर करना पड़ता है तो मैं प्रोमोटर हो जाऊँ। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा सरनेम क्या है और मैं किस बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ या मेरी फैमिली बिजनेस रन कर रही है नहीं कर रही है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग ये कंफ्यूजन क्लियर कर लें, ये कंफ्यूजन है, मैंने देखा है कहीं इधर उधर, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोमोटर वही है जो प्रोमोटर कैटेगरी में डिफाइन है। कभी कभी स्क्रीनर में प्रोमोटर गलत एंटर हो जाते हैं, वो उनकी डेटा एंट्री की एरर होती है जो बाद में वो करेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो प्रोमोटर डिफाइन है वो प्रोमोटर ही है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ पी क्या होता है? पी होता है बेसिकली प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। अभी इस पे थोड़ा सा फोकस मत करिए, इंशाल्लाह इसके बारे में बात। तो ये जो ब्लू में है ना, ये बेसिकली है हमारे पॉजिटिव साइड। ये जो ब्लू में हमने देखा ना, ये हमारे बेसिकली पॉजिटिव चीजें, यानी कि ये अच्छी चीज है। आप ऐसे जनरली बोलते हैं। अब आप देखो थोड़ी सी चीजें जो है हमारी वो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है?
जो आज जहाँ से आपको बड़े रेड सिग्नल मिल सकते हैं, वो कहाँ है, वो क्या है, वो ये है बीच में। तो बीच में आपके मैंने लिखे हैं, इनके बारे में भी मैं एक एक करके बात करूँ। इसके अगेंस्ट जो आपका सेटलमेंट होता है, पॉजिटिव के अगेंस्ट जो आपका सेटलमेंट होता है, वो होता है उन चीजों को जो आपकी यहाँ पर पिंक में लिखी हुई। क्या? जैसे आपके ऊपर डेट बहुत है, तो किसी कंपनी के ऊपर डेट है, डेट अच्छा खासा। फॉर एग्जांपल मान लो उनकी सेल्स है 50 करोड़ की और उनके ऊपर डेट है से 30 करोड़, जिसका वो ईएमआई पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मतलब वो भी तो ईएमआई हो गई ना एक तरीके से, क्वार्टरली पेमेंट करती है, मंथली पेमेंट करती है, वही करेक्ट, ठीक है। तो मान लो 50 करोड़ की सेल्स है, 30 करोड़ का डेट है। अब जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, मान लो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, उसमें से डेट खा जा रहा होगा, तो बचेगा क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो है, जो बहुत अच्छी चीज है, वो है कैश रिजर्व। कंपनी के पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है या कैश रिजर्व नहीं है, यानी कि कैश इन हैंड नहीं है। कैश इन हैंड किस लिए चाहिए होता है भाई? कंपनी को चलाने के लिए कैश तो चाहिए होता है ना, यानी कि बिजली का खर्चा है, एम्प्लॉय की सैलरी है, ये सारे तो कैश से ही जाएंगे ना, वो तो वैसे नहीं लेंगे, वो कंपनी के पास है ही नहीं। तो कंपनी के पास जब वो नहीं है, तो कंपनी मतलब अल्टीमेटली डेट लेके ही काम चलाएगी। इट इज ऑल्सो निगेटिव अप टू सम एक्सटेंट अगर ये आपके पास नहीं है, यानी कि कैपिटल रन क्या कहना चाहिए, रनिंग कैपिटल आपके पास नहीं है, कैश रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब वो आपको सोचना पड़ेगा कि फिर क्या गड़बड़। नाउ यू सी कि कंपनी के पास डेट जो है वो 5 करोड़ का है, और कंपनी के पास जो रिजर्व है वो से 25 करोड़ का है, तो वो डेट जो है नेग्लिजिबल हो गया ना। कंपनी ने वो डेट ले तो रखा है, कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से वो पे नहीं कर रही है। कभी कभी कंपनीज सोचती है कि 5 करोड़ हम कहीं और लगा लेंगे, एक महीने का मान लो पर मंथ का उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 करोड़ का है, तो वो क्या सोचती है, चलो यार 5 करोड़ का हमारा एक महीने का कैपिटल अलग से हमारे पास रखा है, डेट तो क्लियर हो ही जाएगा, कोई ऐसी वाली बात। अब दो चीजें यहाँ पर और हैं जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, वो है फेस वैल्यू और बुक वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा? फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, पी, ये तीन चीजें बची है ना। अब हम बात करते हैं बीच की, तो इन तीन चीजों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्लोली आराम आराम से जा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में चीजें आ जाए, राइट। अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को जो हमने बात करी है इसके ऊपर? ओके, नहीं। तो अब आता है ब्लीच। ब्लीच क्या होता है जी भाई? अरे फैसल भाई, जी, एक कंफ्यूजन में थोड़ा चला गया था नाम से, वो ईपीएस के बारे में थोड़ा बताओ ना एक बार, जो स्टार्ट से शुरू किया एक पॉइंट। अब ईपीएस ईपीएस क्या होता है? ईपीएस ऐसे होता है कि ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो मान लो आपकी जो फाइनल अर्निंग है, जो नेट अर्निंग है, वो आपकी नेट अर्निंग है मानो 20 लाख रुपए, मैंने यही एग्जाम्पल, और आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो है 1 लाख। तो आप 20 लाख को जब 1 लाख से डिवाइड करते हो, तो जो फाइनल नंबर आता है वो कहलाता है आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है। जज़ाकल्लाह। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेज की। तो प्लेज क्या होता है? बेसिकली प्लेज होता है गिरवी रखना। जो लोग नॉर्थ के बैकग्राउंड से आते हैं वो गिरवी रखने का वर्ड बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। जो लोग नॉर्थ के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनको बता दूं कि कॉमन टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं कि भाई आपने अपना सामान रखा और उसके बदले में आपने पैसे लिए, ठीक है। वो पैसे किस लिए लिए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रखने के लिए नहीं है, मेरी कंपनी एक है, मुझे रनिंग कैपिटल चाहिए, नहीं तो मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा। मेरी कंपनी में जनरेटर चल रहे हैं, उनका डीजल आधा है, मेरी कंपनी में किसी बड़ी मशीन का क्रैकडाउन हो गया है, तो उसको मुझे ठीक करवाना है, मेरे पास पैसे है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं, साहूकार, मार्केट में भी साहूकार होते हैं, तो आप उनको बोलोगे, वो लिस्टेड वाली कंपनी होती है, सब अच्छी अच्छी कंपनी होती है, साहूकार तो मैंने वैसा वाला लफ्ज यूज कर दिया। तो आप उनको बोलोगे सर मेरे पास शेयर हैं, मेरे शेयर रख लो, मेरी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और मुझे उसके बदले पैसा दे दो। वो आपको बोलते ठीक है, जा ले जा बच्चा, पैसे ले जा, शेयर जा, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन होता है, इसका डिस्क्लेमर जाता है एक्सचेंज को। जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर को प्लेज करती है तो उसका डिस्क्लेमर, वो डिस्क्लेमर आपको नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन कैसे देखने हैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब जब कंपनी के पास पैसा वापस आ गया, उनको प्रॉफिट हुआ, तो वो जाते हैं वापस, उनके पास बोलते हैं सर हमारे पैसे दे दो, वो हमारे शेयर वापस कर दो, अपने पैसे रख लो, वो पैसे देते हैं और आपके शेयर वापस कर देते हैं। इसका भी डिक्लेरेशन जाता है सेबी कि हमने अपने शेयर रखे हुए थे गिरवी, वो छुड़ा।
ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक खेल है। कंपनी की होल्डिंग है 70%, प्रोमोटर होल्डिंग आप जाके चेक करोगे 70% होल्डिंग है, लेकिन उस 70% में से 60% जो है उन्होंने प्लेज कर। प्लेज करने में क्या है, एक लेवल होता है। जिस दिन लोन देने वाले के सब्र का पैमाना भर गया, यानी कि उसने एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 3 महीने सब्र किया, आपने उसको इंटरेस्ट देते रहे, एक जमाना है आपने इंटरेस्ट को डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो एग्रीमेंट होता है, वो उतने टाइम वेट करेगा, उसके बाद आपके शेयर वो मार्केट में बेच देगा, ठीक है। या तो वो मार्केट में बेच देगा या किसी और बंदे को बेच देगा। ये एक बड़ा निगेटिव सिग्नल है। अब जिसके पास 70% टोटल शेयर थे, उसमें से उसने 60% गिरवी रख रखे थे, तो भाई एक्चुअल होल्डिंग तो उसकी 10% थी, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग में वो आपको 70 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो शेयर अभी भी प्रोमोटर के ही नाम है। उस शेयर की रजिस्ट्री अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। रजिस्ट्री कब ट्रांसफर होगी? जब वो बेच देगा, क्योंकि उसने सिर्फ वो गिरवी रखे हैं, उसने वो खरीदे नहीं है। यानी कि अगर शेयर की कीमत 50 रुपए है, तो उसने उसके बदले, हर शेयर के बदले 50 रुपए नहीं दिए होंगे, हो सकता है हर शेयर के बदले उसने 2 ही रुपए दिए, क्या? क्योंकि वो उसने वैल्यूएशन करी है टाइम बीइंग के लिए कि भाई मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, मुझे तो अपने इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। उसको कंपनी के शेयर से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के शेयर की तो उसने वैल्यू लगा ली कि हाँ मेरे हिसाब से ये इतनी वैल्यू है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने दिन में मुझे मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भाई मैं इसको बेच दूंगा, लिख के चले जाऊंगा, ठीक है। अदर इनकम, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम में से काफी लोग हैं वो मिस कर देते हैं, वो है अदर इनकम। कंपनी का बिजनेस कुछ और है, सेल्स आप देखोगे नील बटे सन्नाटा, 1 करोड़ की सेल है। अदर इनकम कितनी आ रही है साहब? अदर इनकम आ रही है 2 करोड़, यानी कि टोटल सेल 1 करोड़, अदर इनकम 2 करोड़, यानी कि सेल हो गए 3 करोड़। आपको अदर इनकम में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी के कोर बिजनेस को लेकर। क्या? जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि वो मान लो ग्रोसरी का बिजनेस करता है कि भाई वो ग्रोसरी बेचती है, दाल चावल बेचती है, ठीक है। लेकिन उसका प्रोमोटर एक बहुत बढ़िया ट्रेडर है, अच्छा ट्रेडर, बहुत बढ़िया ट्रेडर है, उसकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है। अब उसने क्या किया कि भाई पैसा आ रहा है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मेरे पास रखा भी तो है ना। उसने बजाय डिविडेंड देने के, एक्सपेंशन में लगाने के या कहीं में लगाने के, उसको 1 करोड़ का जो प्रॉफिट मिला उसने उससे ट्रेडिंग। अब वो जो इनकम आएगी, क्योंकि वो उसका कोर बिजनेस है नहीं, वो जो इनकम आएगी वो उसकी अदर इनकम होगी। वो इतना ईमानदार है कि उसने जितना ट्रेडिंग से पैसा कमाया वो उसने सारा का सारा एक्सचेंज को बताया, सारा का सारा अपनी बुक्स में दिखाया कि भाई मैंने ये शेयर लिया था तब बेचा, ये शेयर लिया था तब बेचा, इसकी मुझे टोटल इनकम, मैं दुकान पे खाली बैठा रहता हूँ, मैंने कहा लाओ मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट जो हुआ, वो मुझे टोटल इनकम जो हुई, वो मुझे इतनी इनकम हुई बेसिकली जो हुई। लेकिन आप एक बात ये समझिए, आप इस बात को समझिए कि आपने उस कंपनी में जो इन्वेस्ट किया था वो उसके ग्रोसरी के बिजनेस को देख के इन्वेस्ट किया था, आपने उसके इंटरेस्ट के बिजनेस को देख के इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये आपके लिए एक बड़ा सिग्नल होना चाहिए निगेटिव। कंपनी का जो रिटर्न है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है कहाँ से? वो आ रहा है अदर इनकम से। क्योंकि कंपनी को फोकस, प्रोमोटर को आपने इसलिए पैसा नहीं दिया है कि वो दुकान पे बैठ के ट्रेडिंग करे, प्रोमोटर को आपने इसलिए पैसा दिया है कि भाई तू ग्रोसरी के बिजनेस पे फोकस कर, तू दाल चावल बेच, इस चक्कर में मत पड़। जैसे मान लो कोई कंपनी है, मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी है, अब वो मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी क्या करने लगी कि वो राइस का कारोबार करने लगी। क्या कारोबार? मान लो प्रोमोटर बार बार जाते थे यूएस और आना जाना उनका लगा रहता था, उन्होंने देखा यार यहाँ पे तो चावलों का बहुत बढ़िया बिजनेस है, यहाँ पे चावल मिल रहे 100 रुपए किलो, इंडिया में मिल रहे चावल 50 रुपए किलो, अगर मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ देता हूँ तो हो गई 70 रुपए किलो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 2 साल कंटेनर के कंटेनर वो सप्लाई करने लगे यूएस, ठीक है। भले से वो उसमें पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो उनका बिजनेस नहीं है भाई। आपको ये एक अलर्ट है कि उस कंपनी को अगर कुछ ऐसा नया शुरू करना है तो दे शुड कम अप विद समथिंग न्यू, वो एक अलग बिजनेस वेंचर शुरू करें, परफेक्टली फाइन। बट मेन बिजनेस जो है, आपको जो फोकस करना है रिटर्न के ऊपर, वो वहीं से फोकस करें। ये मैंने सारे एग्जांपल बोल दिए जहां पर पॉजिटिव अदर इनकम, निगेटिव अदर इनकम भी होती है। क्योंकि जब ट्रेडिंग करता है कोई आदमी तो जरूरी नहीं है उसको प्रॉफिट ही हो,
कोई आदमी चावल बेचता है, जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो। रास्ते में कंटेनर में चावलों के कंटेनर में कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई वो लॉस भी हो सकता है। ये प्रोमोटर की इंटेंशन को भी बता सकता है। क्यों? भले से चावल में कीड़ा ना लगा हो, प्रोमोटर ने बता दिया कीड़ा लग गया, क्योंकि सारा का सारा झोलमाल चल रहा था, तो आपको तो पता नहीं, तो पता नहीं भाई क्या हुआ, कीड़ा लग गया तो कीड़ा लग गया, बात खत्म। तो इसलिए कंपनी जब भी अदर इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस करे, आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई क्यों ये एक्सेप्शनली अगर किसी एक दो क्वार्टर में है तो दैट इज परफेक्टली फाइन। क्योंकि आप देखते हो कंपनी कभी कभी अपने डिस्प्यूट सेटल करती है, उसका पेमेंट करती है, कभी कभी कंपनी को रिटर्न आते हैं इनकम टैक्स के, वो भी अदर इनकम में आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज ऐसी हैं, बट अगर रेगुलर अदर इनकम ज्यादा है तो आपको कंपनी के लिए ये एक रेड, ठीक है। अगली चीज जो है वो है बेसिकली फेयर वैल्यू। तो हर कंपनी की एक फेयर वैल्यू, अगर रिलायंस कल को बिजनेस वही करे जो आज कर रही है और रिलायंस की वैल्यूएशन से फॉर एग्जांपल हो जाए 50,000 रुपए, है ना, तो भाई वो अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर चले गए, क्योंकि बिजनेस तो उतना ही है ना, बिजनेस तो बढ़ा नहीं, बट कुछ लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इसको बढ़ाते हैं, और उसको बढ़ाते बढ़ाते रिलायंस को तो वैसे बढ़ाना किसी के बस की बात है। एक जनरल एग्जांपल दूंगा, वो उसको बढ़ाते बढ़ाते लेवल पे ले गए, बट वहां लेवल पे जाके आपको एहसास होगा कि ये कंपनी तो 2 रुपए की थी, लेकिन ये कंपनी अब जो है 10 रुपए को ट्रेड कर। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, चाहे आप टेक्निकली करो चाहे आप फंडामेंटली करो, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। टेक्निकली करो तो अगर वो कंपनी टेक्निकली अगर आप कर रहे हो तो वो कंपनी अगर फेयर वैल्यू के आसपास है, यानी कि फेयर वैल्यू ठीक ठाक है, इट इज ओके, आप उस पर कर सकते हो। वो अंडर वैल्यूड नहीं है तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकली तो आपको सिग्नल दे रही है। तो मे भी फ्यूचर में उसका बिजनेस ऐसा होने वाला है जहां से आपको वो सिग्नल आ रहे हैं कि भाई ये कंपनी जो है वो ग्रोथ फेज में जा रही है, तो आप वहां पर एंटर कर सकते हो। इसी तरीके से टेक्निकली अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो बेसिकली, तो आपको ये चेक करना है जो कंपनी जिसमें मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ बेसिकली, वो मेरा मकसद जो है वो इसके वैल्यूएशन को ट्रैक करना नहीं है, मेरा मकसद जो है इसके प्राइस एक्शन को गेज करना है। तो जरूरी है कि जिसकी वैल्यूएशन 8 रुपए है वो आज 2 रुपए में मिल रही है तो उसी में इन्वेस्ट करूँ। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसकी वैल्यूएशन से फॉर एग्जांपल 6 रुपए है और आज ये 6 रुपए की मिल रही है, परफेक्टली फाइन। मुझे 7-8 रुपए में इंटरेस्ट है, मैं 6 रुपए के 100 रुपए तो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप एंट्री ले सकते हो और टाइम भी एक्चुअली ले सकते हो। डिविडेंड हो गया। डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया, से फॉर एग्जांपल फैसल भाई, जी भाई बोलो। फेयर वैल्यू का क्या बताया आपने? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के ऊपर मैं पूरा डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि फेयर वैल्यू क्या है। बेसिकली आप जब भी इन्वेस्ट करो ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखो उसका वैल्यू अनलॉकिंग होना चाहिए। कोई कंपनी जिसकी 4 रुपए की वैल्यू है और आज भी वो 4 रुपए के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और 4 रुपए का उसका प्राइस है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो अपने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, अब उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट हो, आपको ये देखना चाहिए कि ये अंडर वैल्यूड है, यानी कि इसकी वैल्यूएशन कम से कम मरी गरी हालत में डबल तो होनी चाहिए। 8 रुपए की वैल्यूएशन होनी चाहिए और आज वो 4 रुपए में पहुंच रहा है, ठीक है। क्यों? आपने आज की वैल्यूएशन काउंट करी है, अगर वो ग्रोथ देगी तो 4 की 6 होगी, जो 8 आज दिख रही है वो 8 की 10 होगी, यानी कि प्राइस और वैल्यूएशन में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। यू आर गुड टू गो। बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड में क्योंकि आप प्राइस एक्शन पे खेलते हो, तो ट्रेड में आप बेसिकली अगर सेम टू सेम वैल्यूएशन पे भी बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 5 रुपए की वैल्यू है और 5 ही रुपए का आज का प्राइस है, आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि मुझे 2-3 10% 20% लेके निकल जाना है, इससे ज्यादा मैं ट्रेड के लिए कोई बैठता नहीं। समझ गए आप? जो थोड़ा लंबा बैठते हैं, जो टेक्नो फंडा खेलते हैं, वो भी फेयर वैल्यू पर काम करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिविडेंड की, राइट। तो डिविडेंड में क्या है? बेसिकली डिविडेंड वो इनकम होती है कि जब नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आने के बाद क्या हुआ, कंपनी के पास कैश है, कंपनी का एक्सपेंशन का कोई इरादा नहीं। देखो, किसी भी कंपनी में डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना अकलमंदी नहीं, मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितना डिविडेंड होता है ना, इतना फ्लक्चुएशन तो आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाता है। तो व्हाई यू शुड ब्लॉक योर मनी फॉर डिविडेंड, अनलेस कोई एक्सेप्शनल डिविडेंड है।
और एक और फार्मूला है कि जिस दिन डिविडेंड आता है वो एक्स डेट होती है उतना ही प्राइस गिर जाता है, फिर अल्टीमेटली आपका प्राइस वही पहुंच गया, तो फायदा क्या हुआ? तो डिविडेंड के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करना इज नॉट द करेक्ट थिंग। फिर आप डिविडेंड क्यों देखते हो? डिविडेंड बेसिकली ये शो करता है कि जो कंपनी का प्रमोटर है उसकी इंटेंशन क्या है। ओके, तो कंपनी का जो प्रमोटर है ना बेसिकली उसके पास कैश है और उसको अब एक्सपेंशन अभी करना नहीं, अभी उसका एक्सपेंशन नहीं है, डेट उसके ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। मानी कि वो पैसा दो तरीके से यूज हो सकता है। पहला तो क्या है कि वो उसको बैंक में रहने दे और बैंक में रहने के बाद जो इंटरेस्ट आए वो कंपनी की बुक्स में दिखा दे, वो प्रॉफिट में आ गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जितना पैसा आया है उसको वो सारे शेयर होल्डर में इक्वली डिवाइड, तो जो सारे शेयर होल्डर में इक्वली डिवाइड कर दे, आई थिंक दैट इज बेटर कंपेयर टू समवन जो अपना क्या कहना चाहिए बैंक में रख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो बैंक में रख रहा है, उससे अच्छा रिटर्न तो मैं वैसे ही कमा लूंगा, आप समझे। उससे अच्छा रिटर्न तो मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा, मैं ओनर हूँ अपने पैसे का। इसका मतलब प्रमोटर की जो इंटेंशन है वो डिविडेंड से शो हो जाती है। कोई कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट है, कैश सरप्लस भी है, एक्सपेंशन भी नहीं कर रही है, डेट भी उसके ऊपर नहीं है, और अगर डेट है तो वो रीपे भी नहीं कर रही है, मतलब नॉर्मल भी पेमेंट चल रहा है, ये नहीं कि उसने एडवांस पेमेंट कर दिया है या अर्ली पेमेंट करके अपना डेट क्लोज कर रही है, बट कैश के ऊपर बैठी है, तो वो कंपनी एक छोटा सा, मतलब बड़ा रेड फ्लैग नहीं कह रहा हूँ, बट एक छोटा सा रेड फ्लैग दे रही है। आपको 2 3 4 क्वार्टर देखना चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर क्या सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ये चाह रहे हो कि भाई इस क्वार्टर में हमें 50 करोड़ का फायदा हुआ, अगले में 50 करोड़ का, तो 3 4 के बाद हमें 100 करोड़ का फायदा हो जाएगा, तो हम जो है जाके कोई एक्सपेंशन करेंगे, कोई लैंड परचेज करेंगे या मशीन को अपग्रेड करेंगे। ये सब चीजें भी कंपनी के प्रमोटर के दिमाग में चलती रहती है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप ये सोचो कि मैं कंपनी का ओनर हूँ, मेरी कंपनी है, ऑफ कोर्स आप ओनर हो, आप शेयर होल्डर हो, तो अब आप ये सोचो कि पैसा मेरा लगा हुआ है, लेकिन मैंने इस बंदे को पावर दे रखी है कि जा भाई तू पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, इस फील्ड का आदमी है, मैंने तुम्हें पावर दी कि तुम सोचो कि इस कंपनी को कैसे ग्रो करवाना है। अब उस तरीके से जब आप सोचते हो और आपको फिर वो रेड फ्लैग दिखते हैं, तो आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। आप ये पूछो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट में अगर कंपनी को लगता है, कंपनी बात करती है कि हम एक्सपेंशन करेंगे या हमारे एक्सपेंशन होने वाला है या हम डेट क्लियर करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें बताती है कि भाई कंपनी डिविडेंड क्यों पे नहीं करेगी। तो डिविडेंड का ना मिलना कैश सरप्लस होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि हर बार वो निगेटिव हो, उसके पीछे अगर कोई जस्टिफाइड रीजन है दैट इज परफेक्टली फाइन। बट अगर कोई रीजन नहीं है और कंपनी एवं ही पैसे को ऊपर चढ़ी बैठी है और कंपनी जो है वो क्या कहना चाहिए पे करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब फिर कहीं कुछ डिस्कनेक्ट है और आपको फिर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट। अब एक और चीज है, वो है इक्विटी कैपिटल। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं सच्ची बताऊं, अगर आप हंटर हो, मल्टी बैगर के हंटर हो, तो ये इक्विटी कैपिटल है ना, ये आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल देगा। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ कभी किसी दिन, 1 1.5 2 घंटे इसमें मैं बैठ सकता हूँ। ये मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं आपको बताऊँ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या होती है, और इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी आदमी ने डिटेल में बात करी। इसको बहुत कम लोग टच करते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक इसलिए है कि ये एक ट्रैप है। अगर आप इसमें फंस गए और आपको नहीं पता कि इसमें से नहीं कैसे निकलना है, तो फिर आपके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको पता है कि इसके अंदर से कैसे निकलना है और इस माया जाल को, जैसे वो तिलिस्मी माया जाल होता है ना, उस तिलिस्मी माया जाल को कैसे तोड़ना है, तो फिर आप बहुत सक्सेसफुली बाहर आ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ ये इक्विटी कैपिटल होता क्या है। इक्विटी कैपिटल होता है ये कंपनी के नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय कंपनी की फेयर वैल्यू, जितना भी वो अमाउंट आता है वो कहलाता है इक्विटी कैपिटल। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि मैं अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे कैलकुलेटेड अवेलेबल है ऑलरेडी। अब ये माया जाल कैसे है? माया जाल ऐसे है कि इक्विटी कैपिटल अगर किसी कंपनी का कम है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर उसके कम है, और उसके ऊपर पहला तो मतलब नंबर 1 तो ये हो गया कि उसके शेयर ही कम है, मतलब उन्होंने अभी तक अपने शेयर ही बहुत कम डिक्लेयर कर रखे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ये है कि उस शेयर में से भी जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं, मेजर चंक जो है वो या तो प्रोमोटर लेके बैठा है या पब्लिक लेके बैठी है, पब्लिक 1% से ऊपर वाली, यानी कि उसका ट्रेडेड जो
टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है इज वेरी लो, ओके, बट उसकी वैल्यूएशन जब आप काउंट करते हो, उसकी आप सेल्स देखते हो, प्रॉफिट देखते हो, ईपीएस देखते हो, तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ ऐसे शेयर हैं जिनकी मतलब महीनों महीनों ट्रेड नहीं होता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनमें सेलर ही नहीं है, वो सेल करने को भी तैयार नहीं है, एक शेयर भी कोई बेचने को तैयार नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को पता भी होंगे, तो मैं उनके बारे में बात करूंगा। अब आपको क्या देखना है, अगर आप इस माया जाल को तोड़ना चाहते हो, तो नंबर एक आपको ये देखना है, मैंने बताया ना इस टॉपिक पे बहुत बहुत लंबी बात करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ। तो क्या ट्रेडेड शेयर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ट्रेडेड शेयर बिल्कुल ना हो। अगर ट्रेडेड शेयर बिल्कुल नहीं है और आप घुस गए मान लो, और घुसने के बाद आपको अंदाजा हुआ कि ये तो मतलब वैल्यूएशन ट्रैप था, मतलब आपको जो दिखाया जा रहा था एक्चुअल में कंपनी में ऐसा कुछ नहीं था और आप फंस गए। जब आप फंस गए तो आपको कोई बायर नहीं मिला, ठीक है ना। तो मैंने जो पहला बोला ना कि ये वैल्यूएशन ट्रैप और आपको बाहर निकलना नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी में कम से कम कुछ ना कुछ ट्रेडिंग जरूर होनी चाहिए। इक्विटी कैपिटल अगर कम है तब भी, चाहे दिन के 100 शेयर हो, 1000 शेयर हो, 500 शेयर हो, इतने ट्रेड हो, ये शेयर कंपनी के ट्रेड जरूर होते होने चाहिए, जरूर होते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि फ्लोटिंग है मार्केट में, कुछ ना कुछ फ्लोटिंग है, बायर भी है सेलर भी। बायर और सेलर का होना किसी शेयर के बढ़ने के लिए जरूरी है। बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट रहता है वो इसमें रहता है कि वो शेयर का प्राइस बढ़े। अगर बड़े लोग सारे शेयर लेके बैठ गए और उन्होंने 1000 रुपए के शेयर को 50 रुपए में ब्लॉक कर रखा है, तो हमारे लिए किसी मतलब का नहीं है। वो साल भर 2 साल 85 रुपए में पड़ा रहा, तो हमारा तो पैसा ब्लॉक हो गया ना। तो हमें ये देखना है कि वो 50 का 55 हो, 55 का 60 हो, 60 का 65 हो, 65 का 55 हो, 55 का 75 हो, 75 का 50 हो, 50 का फिर 80 हो, क्योंकि वैल्यूएशन कैचअप करेंगे तो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जरूर आते रहना चाहिए। तो ये इस माया जाल को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपको फेयर वैल्यू की और कंपनी के बिजनेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी आप किसी लो इक्विटी कैपिटल की कंपनी में एंट्री लेते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैकग्राउंड वर्क है जो आपको करना चाहिए। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं डिटेल में बात करूंगा, किसी दिन पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैपिटल का रखूंगा, और उस पर हम बात करेंगे कि भाई इक्विटी कैपिटल जब आप लेते हो तो उसमें क्या मजा आता है। तो लो इक्विटी कैपिटल जब आप लेते हो, तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन की कुछ डेफिनेशन है। क्या होता है मैंने अभी बता दिया। असल में बोलते हैं कि 10% होना चाहिए या 5% पुअर होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में बात करूंगा कि स्कैनर कैसे बनाते हैं स्क्रीनिंग में, सॉरी screener.in में स्कैनर कैसे बनाते हैं, ताकि आपको हेल्प हो। आज छोटा सा आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो 10% रखा है, तो हम 10 पे सेटिस्फाई होने वाले लोग नहीं है। कम से कम ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो आप जब आप वैल्यूएशन के चक्कर में जाओ तो ये देखो कि 15% के ऊपर, 15% के नीचे वाली कंपनी में घुसना जो है ना, अनलेस बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, बिजनेस मल्टीपल इतने बढ़िया है कि आप उसमें सोचो चलो यार इसका तो 10% भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो 15% इज मिनिमम विच यू शुड बी लुकिंग। जब मेरे पास 15% वाले बिजनेस है तो मैं 10% में इन्वेस्ट करूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग अभी हमने बात करी। तो प्राइस टू अर्निंग जो होता है या प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली ये बहुत पॉपुलर है और ये मतलब काफी वाइडली यूज होता है। ये आपको एक छोटी सी क्या कहना चाहिए मिसाल देता हूँ। ये बेसिकली आपको किसमें हेल्प करता है, देखो डेफिनेशन तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, तो मैं डेफिनेशन की डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये बेसिकली आपको किसमें हेल्प करता है, ये बताता है कि दो बिजनेस है, एक अग्रवाल साहब का बिजनेस है और एक बिजनेस है हमारा किसका, गर्ग साहब का। तो हमें ये देखना है कि अग्रवाल साहब के बिजनेस का शेयर लेना चाहिए गर्ग साहब का। तो उसके लिए हमें हेड ऑन कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी सेल कितनी, इसकी सेल कितनी, इसका ईपीएस कितना, इसका ईपीएस कितना, इसका प्रॉफिट कितना, इसका प्रॉफिट कितना, वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आप पी की कंपैरिजन करते हो, यानी कि प्रॉफिट टू अर्निंग की कंपैरिजन करते हो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की कंपैरिजन करते हो, तो वो आपका टोटल नील बटे सन्नाटा करके आपको ये बता देता है कि भाई जिसकी पीई कम है उसकी वैल्यूएशन ज्यादा अच्छी, अनलेस वो मार्केट का लीडर है कि उसकी 2 रुपए की चीज भी 10 रुपए में लेने को तैयार है। उसका छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मैं कल एक वो लेके आया, क्या कहना चाहिए, एडहेसिव, छोटा सा फेविकॉल का, सेम अमाउंट था, सेम क्या कहना चाहिए वॉल्यूम था उसका, जो कंटेंट था उसका,
और फेविकॉल का जो था वो 25 रुपए का था और कैमलिन का जो था वो 20 रुपए का। ठीक है, अब दोनों समहाउ कहीं ना कहीं सेम फार्मूला यूज कर रहे होंगे। ठीक है, बट आप ये सोचो कि जो फेविकॉल वाले हैं वो 5 रुपए का अपना प्रीमियम ले रहे हैं। किस चीज का प्रीमियम है? वो उनके नाम का प्रीमियम है, बेसिकली वो उनकी ब्रांडिंग का प्रीमियम है, वो उनके फेथ का प्रीमियम है जो उन्होंने पिछले 25, 30, 50, 100 साल में स्टैब्लिश किया है कि फेविकॉल मींस एडहेसिव, है ना। तो वो 5 रुपए का, अगर ब्रांड लीडर है, यानी कि कल को ऐसा सोच लो कि एक कार मारुति की है, फॉर एग्जांपल मारुति की एक कार 5 लाख रुपए की है और उसके कंपैरिजन में रिलायंस कोई कार लॉन्च करता है जिसकी कीमत से फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, फीचर उसमें सारे सेम है जो मारुति में 5 लाख वाले, लेकिन आप ये देखोगे कि वो मारुति की जो सेल्स है उसको डेंट नहीं कर पाएगी जल्दी से, उसको टाइम लगेगा जब तक 2, 3, 4, 6 साल ना हो जाए वो अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश ना कर ले। जबकि रिलायंस बहुत बड़ा नाम है, रिलायंस बड़ा नाम होने के बावजूद भी मारुति को डेंट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका इस बिजनेस में नाम नहीं है। मैंने जानबूझ के रिलायंस का नाम इसलिए दिया कि अगर बड़ा बिजनेस भी है, बड़ा बिजनेस हाउस भी अगर किसी की बैक में है और उसको उस पर्टिकुलर सेगमेंट की वैल्यूएशन नहीं है तो फिर वो सामने वाले के प्रीमियम को जल्दी से चैलेंज नहीं कर सकता जब तक वो कम से कम उस लेवल पे ना आ जाए। तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है आपको ये कंपैरिजन करने में आसानी देता है कि कितना है, इंडस्ट्री का कितना है, बराबर वाले का कितना। इंडस्ट्री का तो टोटल निकाल के एवरेज करके निकाला जाता है और इंडिविजुअली आप 1 to 1 कंपेयर कर सकते हो। ये भी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर होता है, राइट। फेस वैल्यू और बुक वैल्यू ये हमने छोड़ दी थी, इसकी हम बात करते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होती है? कंपनी की जो बुक के अंदर कंपनी ने अपने एक शेयर की वैल्यूएशन डिक्लेयर कर दी। मतलब कंपनी ने जब आईपीओ लेके आए थे तो उन्होंने बोला कि हमारा एक शेयर की जो हमारे वैल्यू है वो 10 रुपए है। तो फेस वैल्यू वो वैल्यू है बेसिकली। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है जो कंपनी के अकाउंट के अंदर होती है। अकाउंट के अंदर यानी कि आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से जब देखते हो एक शेयर कितना बिजनेस कर रहा है, एक शेयर के अगेंस्ट में कंपनी के पास कितना बिजनेस है, वो एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू होती है। आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो मैथमेटिकली बुक वैल्यू इज डिफरेंस, बट मेरा यहाँ पर फोकस जो है बेसिकली आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना है। मेरा यहाँ पर मकसद है कि आपको समझ में आए कि चीजें क्या है। जी बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है कुछ? कोई क्वेश्चन? अब हम आगे चलते हैं। सर ये फेस वैल्यू जो है कभी चेंज होता है क्या? हाँ बिल्कुल चेंज होता है। फेस वैल्यू आई वुड से 80% केसेस में आईपीओ जब लॉन्च होता है तो फेस वैल्यू समझ लो आपकी 10 रहती है। 80%, 90% केस में आप मान लो, हो सकता है इससे भी ज्यादा, मैं एक जनरल होता हूँ। उसके बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी डिसाइड करती है कि मैं इसको एक शेयर को स्प्लिट, मान लो कंपनी का शेयर कंपनी ने जब लॉन्च किया था तो वो 350 रुपए का था, ऐसे मान लो, है ना। अब वो 350 रुपए का बढ़ते 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 कंपनी का शेयर जो है वो पहुंच गया 35,000 रुपए। ठीक है, अब 35,000 रुपए का शेयर है और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 है। अब कंपनी सोचती है यार 35,000 इज टू मच, मतलब रिटेलर तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, वो खरीद ही नहीं कर पा रहे। वो क्या बोलते हैं? ऐसा करते हैं हम अपने शेयर को 2 जगह डिवाइड करते हैं, यानी कि हमारा एक शेयर जो अब तक हमारी बुक्स में 1:1 था वो 1:2 हो जाएगा, यानी कि 1 शेयर इज इक्वल टू 2। तो अब जिसके पास एक शेयर होंगे उसको 2 शेयर दे देगी कंपनी, यानी कि उसको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उसकी फेस वैल्यू जो है वो घट के हो जाएगी कितनी? वो हो जाएगी घट के वैल्यू हाफ, शेयर की प्राइस उतनी रहेगी। समझ गए भाई आप? बोनस में जो है ये कह रहा था स्प्लिट बेसिकली, तो स्प्लिट में बेसिकली फेस वैल्यू हाफ हो जाती है। बोनस जो होता है वो कंपनी के एडिशनल शेयर होते हैं, फेस वैल्यू उतनी रहती है। बोनस और स्प्लिट के बारे में इंशाल्लाह फिर डिटेल में बात करेंगे, बट आप ये बताओ आपको फेस वैल्यू से समझ में आ गया ना? जी भाई। ये 1 रुपए तक चली, मतलब 1 रुपए तक चली जाती है। बहुत सारी कंपनी जैसी है जो आज 1 रुपए की फेस वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई। छोटी छोटी कंपनी की भी है। ओके, डिविडेंड प्लीज के बारे में हमने बात कर ली। तो असल में मैं आज जो फोकस करना चाह रहा हूँ ना वो स्क्रीनर पे करना चाह रहा हूँ। तो अब हम ये हमारा जो है मेरा जो सेटअप है वो बेसिकली मैंने ऐसे बना रखा है, तो आपको इस टाइम स्क्रीनर पे दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये मेरा सेटअप है। ओके, इसमें कुछ एक चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं रेड में। ये चीजें हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आप आज ध्यान दें इन चीजों पर। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है पी है।
है ना, स्टॉक की पी कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको सेट करोगे यहाँ पर जाकर, अगर मान लो देखो यहाँ पर जाकर फॉर एग्जांपल एससीएल टेक्नोलॉजी है, तो आप यहाँ पर जाके अगर इसको सेट करोगे, एडिट रेशियो करके आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आप यहाँ से उठा के अपनी वैल्यूएशन कर सकते हो और उसको सेव करोगे तो आपका सेटअप बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो जाएगा जैसे यहाँ पर सेटअप। तो इसमें जो वैल्यू दिखाई गई है, आप चाहो तो एडिट रेशियो पे जाओ, आवाज ओके, तो आप क्विक रेशो पे जाइए, यहाँ पर ये ऑप्शन है एडिट रेशो पे जाइए और यहाँ पर 1 by 1 यहाँ पर टिक करेंगे ना आप नीचे, यहाँ से उठाते रहिए और आगे पीछे रखते रहिए और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका एक्चुअल में बिल्कुल ऐसे ही बन के आ जाएगा जैसे ये वाला मैंने बना रखा है। ठीक है, इनमें से इम्पोर्टेंट तो देखो सारे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कब इम्पोर्टेंट है। अगर आज ही सब कुछ हम पढ़ लेंगे या आज ही हम सारी बातें कर लेंगे तो फिर मसला ये है कि आपकी समझ में सब कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्या, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते, जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा एकदम से सब कुछ नहीं पढ़ते, चीजें सारी इम्पोर्टेंट है, तो आप सेटिंग सारी कर लो। इसमें एक लिमिट होती है, इसके ऊपर आप नहीं लगा सकते, तो मैंने मैक्सिमम लिमिट यूटिलाइज कर रखी है। ठीक है, बट आज जो हम बात करेंगे वो छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ऊपर है स्टॉक, तो आपको स्टॉक की कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक की आपको ऐसी मिलती है, ठीक है। बुक वैल्यू देखो आपको ऐसी मिलती है। स्टॉक पी मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक पी में आपको क्या देखना है कि वो इंडस्ट्री से कम होनी चाहिए। अब इंडस्ट्री से कम है ये कैसे पता चलेगा, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ कि इंडस्ट्री से कम है या ज्यादा है, ये आप कैसे बता, ठीक है। दूसरे पीयर से ज्यादा है या कम है वो कैसे पता चलेगा, वो भी अगली स्लाइड में इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इंडिविजुअल है, इसका आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको शेयर के साथ ही कंपेयर करनी चाहिए। बुक वैल्यू क्या होती है इसकी अपने अधिकार। एक्चुअल में अकाउंट्स में जो बुक्स की बुक वैल्यू है वो एक शेयर की जो वैल्यू है वो बेसिकली बुक वैल्यू। अब आप यहाँ पर देखो ये 1214 है, लेकिन इसका प्राइस जो है वो कितना है, वो 2589 है, 89 है ना। तो ये इससे ऑलमोस्ट दुगना है, तो ये इसके ट्वाइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। कुछ होती है, अगर मान लो रिलायंस है, इतना बड़ा नाम है और कल को मुझे ऐसा हो कि ये हमारा शेयर बिकॉज ऑफ सम XYZ न्यूज, मुझे पता है रिलायंस का धंधा बहुत बढ़िया है, बड़ा ईमानदार प्रोमोटर है, सब कुछ बड़े अच्छे से करता है और मार्केट कर को गिरती है और बहुत बुरी तरीके से गिरती है, इतनी बुरी तरीके से गिरती है कि मार्केट में तबाही आ जाती है। ऐसा होता है, मैं हाइपोथेटिकल नहीं बोलता। और जब वो तबाही आती है तो ये वाला शेयर जो है वो 2589 से घट के कहाँ पहुंच जाता है, 800-900 पे पहुंच जाता है। तब मैं चेक करता हूँ यार ये तो फिर मेरी वैल्यूएशन बहुत बढ़िया सेट हो गई। आप समझ रहे हो ना, 1200 की तो इसकी बुक की वैल्यू है और ये टोटल ट्रेड कर रही है 1200 पे, यानी कि ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू है ना। कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो आज अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ये हाइपोथेटिकल नहीं है। आप देखोगे उनकी बुक वैल्यू से 80 रुपए 90 रुपए है, शेयर का प्राइस 25 रुपए 30 रुपए है। वो वैल्यूएशन गैप है जो आपको देखना चाहिए कि यार इसके एक शेयर की तो वैल्यू ही अकाउंट के हिसाब से कुल मिला के इतनी आ रही है, तो फिर मुझे क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो जब भी आप इन्वेस्ट करो तो आप ये क्वेश्चन पूछो, आप ये क्वेश्चन का जवाब मत ढूंढो कि मुझे इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आप एक क्वेश्चन का सवाल, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढो कि मुझे इसमें इन्वेस्ट क्यों करना नहीं चाहिए। मतलब मेरे पास 25 रीजन है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, बट मेरे पास एक रीजन है कि इसमें इन्वेस्ट ना करूं, वो मेरे पास बड़ा रीजन है। मैं 25 रीजन एक तरफ रख दूंगा कि नहीं भाई सब कुछ अच्छा है बट कंपनी में ये बहुत बुरा है, ठीक है भाई मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आपको एक चीज और देखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाई और लो। कंपनी का हाई कितना है 52 वीक का और लो कितना है। कंपनी अगर अपने 52 वीक के आसपास है ना, तो इसके ऊपर जाने के लिए कंपनी को कोई फंडामेंटली ट्रिगर चाहिए। इसके ऊपर कंपनी को जाना है तो उसको कुछ ना कुछ पुश मिलना चाहिए फंडामेंटली। वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, सेल्स की बम्पर ग्रोथ हो सकती है, प्रॉफिट की ग्रोथ हो सकती है, मार्जिन बढ़ सकते हैं, कोई लोचा हुआ चाइना में ऑयल का बिजनेस बढ़ गया दबा के,
तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गई, वो सारे कम से कम बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो इसको पुश कर पाए। अदरवाइज ये एक रेंज में घूमता रहेगा, जिसको लोग बोलते हैं कि कंसोलिडेशन, ये साइडवेज में वो चलता रहेगा। वो टेक्निकल वाले ऐसे बात करते हैं। अगर कोई बिजनेस अपने लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है, मान लो यहाँ पर 2180 है और कल को मुझे ज्यादा गैप नहीं है, देखो 400 रुपए का गैप है, अगर मान लो मार्केट गिरनी शुरू करती है और मुझे 1800 रुपए पे मिलती है, तो मुझे ये देखना है कि क्या ये 1800 पे जो आया है वो 1800 पे मार्केट की वजह से आया है या 1800 पे इसके अपने कुछ रीजन है जिनकी वजह से आया है। भाई दो रीजन हो सकते हैं ना, एक तो ओवरऑल मार्केट गिर रही है तो भाई शेयर भी गिर रहा है, आपका भी गिरेगा, और एक रीजन ये हो सकता है कि भाई शेयर के साथ गड़बड़ है इसलिए ये गिर रहा है। अब अगर वो अपने इंडिविजुअल रीजन की वजह से गिर रहा है तो फिर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर आपको पता करना चाहिए कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से गिर रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं इंडिविजुअल की वजह से नहीं गिर रहा है, ओवरऑल की वजह से गिर रहा है, तो फिर आपको ये शेयर जो है वो थ्रो अवे प्राइस पे मिलता है, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो वापस बाउंस मार देगा। आप देखोगे ना, जिसको टेक्निकल की लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, वो सपोर्ट जो एक्चुअल होती है ना, वो उसकी वैल्यूएशन की बैकअप की वजह से होती है, वहां से वो बार बार वापस आता है। देखो रिलायंस की फेस वैल्यू 10 रुपए है, बट हमारा आज का टॉपिक ये नहीं। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है बेसिकली, मैंने अभी बोला ना डेट कितना है, तो टोटल डेट कितना है उसको आप जब इक्विटी से डिवाइड करते हो तो पता चल जाता है भाई कितना। इसको आपको अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम होना चाहिए हमेशा। और क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हो, अगर आप में से कुछ लोग नए हैं तो एक चीज बोलूं, आप हमेशा अपना डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना वो 0.7 रखें। आप 1 पे भी मत जाओ। क्यों, क्या होता है, आपने 1 पे लिया और कंपनी ने अपना डेट बढ़ा दिया, वो 1 के ऊपर गया, जो बड़े बड़े लोग थे वो 1 के ऊपर जैसे जाता है वो के फिल्टर में नहीं आता है, वो निकालना शुरू कर देते हैं, आपका शेयर बढ़ता है। तो आप 0.7 रख लो तो आपके पास एक रेंज रहेगी। कितनी रेंज रहेगी, 0.7 से 1 तक जाने की। 0.3 की रेंज बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर डेट टू इक्विटी बढ़ता भी है तो आपके लिए वो सिग्नल आ जाएगा। यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ ना फंडामेंटल की, इन्वेस्टमेंट की, तो ये क्वार्टर की बात नहीं चल रही, ये बात चल रही है कम से कम 24 महीने की, 36 महीने की बात चल रही है। आप कंपनी की वैल्यूएशन को कैचअप करने की बात कर रहे हो। आप 10 रुपए का शेयर 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए करने की बात कर रहे हो, क्या वो वर्थ है कि नहीं है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर 5% और 10% के लिए बात नहीं कर रहे हो। मैं वही आदमी हूँ जो जब मैं टेक्निकल के सेशन आपको लेता हूँ, मैं 21 बताता हूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ चक्कर में मत पड़ो, 5% लो और निकल जाओ। लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कंपनी को खोद डालो, अच्छे से खोद डालो। मतलब आप ये समझ लो कि कंपनी आपकी अपनी है, आपको कंपनी खरीदनी है। ये मत सोचो आपको शेयर लेना है, आपको सोचो कंपनी खरीदनी है। तो आप ये समझो कि ये कंपनी मैंने अगर खरीदी तो ये मैं गोल्ड बना दूंगा, मतलब इसको तो मैं बुम्बार्ड मचा दूंगा। मतलब ये मुझे ये समझ लो कि कोई आपको प्लॉट दिखाए कि भाई साहब ये हाईवे पे प्लॉट मिल रहा है और इसकी कीमत जो है वो आज 10,000 रुपए गज में आपको दिलवा रहा हूँ, और आपको पता है कि उसी हाईवे पे 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद जो प्लॉट मिल रहा है वो क्या भाव मिल रहा है, उसकी कीमत 50,000 रुपए है। तो वो आपके लिए ये हो गया ना कि यार ये तो मतलब लूट मिल रही है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आप उस वैल्यूएशन की बात करते हो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये वैल्यूएशन तो इसकी 85,000 है भाई, 2 ही किलोमीटर बाद तो है या 3 ही किलोमीटर बाद तो है, किसी वजह से ये नहीं मिल रहा है। आने वाले हो सकता है 6 महीने साल भर में वो वजह दूर हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। ओके, अब हमने बात करी थी डेट की, डेट टू इक्विटी हो गया 0.7 रखना है हमें, 1 नहीं रखना है। डेट टू इक्विटी जो है, सॉरी डेट जो है वो हमेशा हमारा रिजर्व के आसपास होना चाहिए, जो मैनेजेबल है। अक्सर कंपनी में क्या होता है, जो अच्छी कंपनी है उनके पास रिजर्व रहता है और डेट जो है वो उनका रिजर्व से कम होता है। तो अगर डेट रिजर्व से कम है तो आपका डेट जो है वो ऑलमोस्ट ना हो गया, डेट टू इक्विटी आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी जब चाहे वो अपना पेमेंट कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा पैसा डेट में चला जाएगा, क्योंकि रनिंग कैपिटल और बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, बट ये मैं जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, ये मैंने यहाँ पे रखा है। एक सिग्नल मिल जाता है कि कंपनी के प्रोमोटर अगर बाई कर रहे हैं, तो अगर आप इसको यहाँ पे फिल्टर में रखोगे तो आपको उसको हेल्प करता है। प्रोमोटर होल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी हम बात थोड़ी सी करेंगे डिटेल में। तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है बेसिकली वो कम से कम मरी गरी हालत में ना 45% के ऊपर होनी चाहिए।
बहुत सारे बड़े बड़े प्रमोटर हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं। देखो उनकी होल्डिंग जो है वो 30% की है, 35 की है, कुछ की तो 30 से भी कम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उनकी ब्रांडिंग है, आप उस ब्रांड पे भरोसा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा ब्रांड है कोई और उसकी होल्डिंग 30% है। उसकी 30% इसलिए है क्योंकि उसका एफआईआई लेके बैठा है। एफआईआई इज आल्सो इक्वल टू प्रमोटर। जब आप ट्रस्ट की बात करोगे, एफआईआई ऐसी तो नहीं देगा। तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बेच दिया है या उन्होंने पब्लिक में से उठा दिया है। मतलब कई कई कंपनी तो ऐसी है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है और एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है, बट कंट्रोलिंग पावर वो प्रमोटर नहीं है। मैंने बोला ना, उनके पास भले से होल्डिंग ज्यादा है बट वो प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर तो प्रमोटर ही रहेगा अनलेस वो प्रमोटर बन जाए। वो कहलाती है हॉस्टाइल टेक ओवर कहलाता है, जहां पर कोई आदमी जिसकी होल्डिंग मतलब प्रमोटर से ज्यादा हो जाए और वो क्लेम कर दे कि मैं प्रमोटर हूँ। उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो हॉस्टाइल टेक ओवर कहलाता है। हो चुका है अभी पिछले दिनों एक कंपनी में हुआ था, काफी प्रभावित। आई डोंट वांट पीजी रेशो की हम बात नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन मैंने पहले ही बोला कि भाई हम 10 पे तो सेटल नहीं होंगे, हमें कम से कम 15 चाहिए। आपको भी 15 के ऊपर देखिए। डीआईआई होल्डिंग बेसिकली ये मतलब जितनी पॉजिटिव में हो उतना अच्छा है। चेंज का मतलब है कि हर क्वार्टरली जो है वो अपना एसएचपी डिक्लेयर करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये वहीं से उठाता है बेसिकली कि एसएचपी में कितना चेंज हुआ है, तो कितना चेंज हुआ है। प्लीज परसेंटेज, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज परसेंटेज जो है, देखो ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी में नहीं हो, जीरो हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर जीरो नहीं भी है, 1-2% है तो चलता है, 1-2% है तो चलता है। लेकिन आपको इसको कंपेयर करना है प्रमोटर होल्डिंग के साथ कि प्लीज परसेंटेज की मान लो प्लेज है 10% का, टोटल प्रमोटर होल्डिंग भी कम है, ऊपर से उसने प्लेज भी कर रखा है, तो फिर तो सारी वैल्यूएशन बेकार है। यू नेवर नो कब वो कंपनी आपके हाथ से निकल। ठीक है, अभी कोई क्वेरी किसी की, इससे पहले कि हम आगे बढ़ो? सब कुछ क्लियर है? अरे हो ना आप लोग, चलेगा क्या सब? मैं अकेले बैठा हूँ। जी है, फैसल भाई है। जी भाई, जी भाई। मैं समझा, मैंने कहा लग रहा भाई सब सोच आ गए। ओके, समझ में आ रहा है ना सबकी? तो फाइजल भाई, एक क्वेश्चन था ऑपरेशन प्रॉफिट्स के बारे में। बोलो। एक क्वार्टर वाइज ये चेंज होता रहता है ना ऑपरेशन प्रॉफिट? हाँ हाँ, सब कुछ अभी चल रहा है, उधर ही चल रहा है, उधर ही चल रहा है। हाँ, क्वेश्चन पूछा आप अपना, उधर ही चल रहा है। वसीम भाई आपने हाथ उठा रखा है, सवाल है आपका? है या नहीं तो दिखा रहा था है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो वो आपकी बात मैं अभी देखो आगे बताता हूँ, स्क्रीन पे जब जाऊंगा ना तब बताता हूँ कैसे चीज। ठीक है, तो अब आपने रिलायंस इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो मैंने बोला था इंडस्ट्री पी के साथ यहाँ पर भी ना आप ये वाला कॉलम है, यहाँ पर जब आप जाते हो ना, ये वाला कॉलम है जिसपे आप क्लिक करते हो। इस वाले कॉलम पे क्लिक करते हो तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। इनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई वो नहीं है। आप जैसे मैंने इसमें चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग रख रखा है, ये स्क्रीन और ये स्क्रीन दोनों अलग अलग होती है, मतलब ऊपर नीचे होती है। तो ये चेंज करके आप ये वाली सेटिंग कर सकते हो, और ये वाला यहाँ पर जो एडिट रेशियो था उसको चेंज करके ये वाली सेटिंग कर सकते हो। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्री पी कितनी है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन आप और कंपनी से भी कंपेयर करोगे ना पीएल से, तो वो आप यहाँ पर रखो। और जो इंडिविजुअल वाली चीजें हैं जैसे डेट टू इक्विटी है या प्रोमोटर होल्डिंग है, वो आप यहाँ पर रखो। तो आपको दोनों चीजें एक साथ दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखो क्या कहना चाहिए, मैंने क्या क्या लगा रखा है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो और अपने आप चेंज भी कर सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं कि हार्ड एंड फास्ट आपको यही फॉलो करना। अब आपका क्वेश्चन आता है कि भाई इंडस्ट्री पी, अब मैं इसको देखता हूँ अगर यहाँ पर, तो ये इंडस्ट्री पी मैंने बताया था ना, एवरेज निकाल के टोटल तब बनती है इंडस्ट्री। यहाँ पर देखो रिलायंस का ऑपरेटिंग मार्जिन 16 है लेकिन औरों का कम है, तो भाई मैं जब मुझे 16 मिल रहा है तो मैं कमाने के लिए इन्वेस्ट करूँगा। हाँ, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कब? जब मुझे और कंपनी इतने सस्ते में मिल रही हूँ, बहुत ही सस्ते में मिल रही हूँ, ठीक है, जब इतने सस्ते में मिल रही हूँ तो फिर मैं ये देखूंगा कि इनकी अर्निंग और पी रेशो क्या है। पी रेशो देखो इसका कितना है, 13 का है। अगर मैं इसको देखता हूँ, इसका 1.6 का है, 400 की वैल्यूएशन है, 400 की इसकी प्राइस है,
और इसकी 26 की पीई है और इसका कितना है 2588 है। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे सिर्फ इसी बेसिस पे, मैं फिर बोल रहा हूँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अगर आप सिर्फ इन दो चीजों की बेसिस पे इसको कंपेयर करोगे तो ये जो 26 वाली है ना ये महंगी है बिलमुकाबिल इसके सीपीसीएल। मुझे नहीं पता है सीपीसीएल कौन सी कंपनी है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सीपीसीएल इज चीपर देन रिलायंस इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ पी, सिर्फ पी वैल्यूएशन, क्योंकि इसकी पी भी कम है प्लस प्राइस भी कम है। लेकिन जो ब्रांड वैल्यू जो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कैमलिन वर्सेस फेविकॉल वाला, जो ब्रांड वैल्यू और ब्रांड का जो वैल्यूएशन है जो रिलायंस का है वो जाहिर सी बात है सीपीसीएल का नहीं है। तो जो चीज रिलायंस 10 रुपए में बेच सकती है वो सीपीसीएल नहीं बेच सकती, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, क्या? तो इट इज नॉट अबाउट ओनली वन थिंग, इट इज अबाउट सेवरल थिंग। ओके, नाउ लेट्स गो टू एक्चुअल असेसमेंट जो भी हमारा है। फॉर एग्जांपल तो आपने अभी पूछा कि ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा कैसा होता है। जैसे अभी आप देखो ना, शुरू से ही शुरुआत करो, ये हमने बात करी, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो ना, जब भी किसी कंपनी में, तो दो चीजें सबसे पहले करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है जो आपको करनी चाहिए वो ये दो चीजें करनी चाहिए सबसे पहले। ओके, वो क्या चीज है? आपको सबसे पहले कंपनी का ये खोल के पढ़ना चाहिए जो यहाँ पर लिखा है। बोरिंग है बट एक बार आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो मजा आने लगेगा। आपको मैं कहूँ आपको 50,000 रुपए लगाने हैं तो आप देखो बिना सोचे समझे नहीं फेंक दोगे कि मैंने बोला है तो लगा दो आप, नहीं, आपको ना देखना है तो भाई ये कंपनी करती क्या है, ऐसा क्या लग रहा है, कौन सा धंधा है, कितने करते हैं, ये सारा का सारा यहाँ पर इसकी डिटेल अवेलेबल है, राइट। हार्डली 5 मिनट का काम है, आप इसको पढ़ो। इसको पढ़ने के बाद आपकी एक ओपिनियन बन जाएगी आपके दिमाग में, मतलब आपके पीछे आपकी एक ओपिनियन बन जाएगी कि भाई ये कंपनी करती क्या है, कैसे करती है। ये इस तरीके से हो गया कि कोई प्रमोटर अपनी कंपनी आपको बेच रहा है, आप उसके ऑफिस में बैठे हो तो वो शुरुआत में आपको बताएगा भाई हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो आपकी ये पूरी की पूरी यहाँ पर आपका आइडिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है, आप देखो इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ आप अपने पैरामीटर्स चेंज भी कर सकते हो अगर आपको लगता है। दूसरा काम ये करना है कि आपको इसको चेक करना है, ये सारे जो है ना, जो खास तौर से मैंने अभी ये वाले बताए, जब आप इनको देखोगे ना यहाँ पर तो आपका अभी प्रमोटर के साथ बातचीत शुरू नहीं हुई, आप इसको देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा लोगे बैठे बैठे उसी कमरे में बैठे बैठे, जब आप बुक्स देख रहे हो उसकी, मतलब ये समझो ना आप उसकी बुक्स देखोगे ना, ये सारी चीजें वहीं से आ रही है ना, अभी तो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें। जब आप उसकी बुक्स देखोगे तो आपके सारे नंबर वहां पर मिलेंगे, ये नंबर वहां पर मिलेंगे तो आप जो है मतलब अपने पार्टनर से बात करोगे, हाँ भाई क्या है, तो बोलेगा भैया ठीक ठाक है, बिजनेस तो अच्छा है, 1158 का प्राइस है, इसके बाद देखो बात करो 1000 रुपए में दे दे, 1000 रुपए तक तो बढ़ गया है, 1000 रुपए से ऊपर चलो 1050 कर लो, इसके ऊपर तो नहीं है, महंगा है उसको। ऐसी बात होती है ना जब हम कोई चीज तो ये जो वैल्यूएशन है बेसिकली ये तब बात होती है कि आप ये मतलब एट द बैक ऑफ योर माइंड आप कैलकुलेट कर लेते हो कि कितने तक ये सही है, ये क्या धंधा हो रहा है और कितने तक ये सही है। इनका जवाब आपको यहाँ पर मिलता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये जो चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, क्या ये जो चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि इको हो रही है मुझसे, क्या ये जो चीजें बार बार यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है, क्या ये सही है? प्रमोटर झूठ भी तो बोल सकता है ना, कोई भी प्रमोटर आपसे झूठ बोल सकता है, वो कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र थोड़ी है। तो आप उस पर कैसे भरोसा करो, वो आपको कहां से मिलेगा? उसके सबसे पहला जो स्टेप है वो है आप कंपनी की वेबसाइट खोलो, कंपनी की वेबसाइट खोल के देखो यहाँ पर जो क्लेम किए गए हैं क्या वो सही है, बिजनेस क्लेम जो किए गए हैं यहाँ पर क्या वो सही है, क्या वाकई में ऐसा है जैसा इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या हो गया, क्या करते हैं, यहाँ पर हो गया क्या वैल्यूएशन बन रही है, और यहाँ पर आपने ये देखा स्टेप 3 में, स्टेप 3 पार्ट 1 क्या जो वैल्यूएशन और बिजनेस की बात यहाँ पर हो रही है वो सही है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आगे कैसे बढ़ते हो, वो ऐसे बढ़ते हो कि यहाँ पे ये एआई जनरेटेड प्रॉस एंड कॉन्स है, तो आपको पता चल जाएंगे, तो मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे कि पीयर के कंपैरिजन में क्या ये सस्ती है, जरूरी नहीं है कि अगर लोएस्ट पी है तो वो हमेशा अच्छी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है।
आगे पीछे रहता है। देखो मैं बार बार कंपनी चेंज कर रहा हूँ इधर से ऊपर, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ना कोई मेरा HCL सगा है ना मेरा रिलायंस सगा है, मैं वैल्यूएशन का भाई। अभी क्या है, जो ये वैल्यूएशन है, पी वाली जो वैल्यूएशन है, मुझे दूसरे पीयर के कंपैरिजन में देखना है क्या वो सस्ती है, क्या वो सस्ती है तो कितनी सस्ती है, कि उनका जो प्राइस है वो एक्चुअल में उस प्राइस के कंपैरिजन में जो पी के कंपैरिजन में आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपको देखना है। एंड फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या है कि उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग है क्या वो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में जस्टिफाइड है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, ये आपको देखना। ऑपरेटिंग मार्जिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, 15 पे तो मैं सेटल होने वाला नहीं हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी कंपनी 15 वाली नहीं है, तो वो तो 10 की बात कर रहे थे, 10 तो छोड़ो, हम तो 15 पे भी सेटल नहीं हो रहे, हम तो 25, 30, 50 की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेट टू इक्विटी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बोला ना जो वैसे वाले वो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोमोटर होल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, या आप अपने हिसाब से कॉलम सेट कर लेना क्रेडिट पे जाके, आपकी भी स्क्रीन बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी जैसे मैंने बना रखी है। अब उन साहब का जवाब है जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, वो क्या कि पिछले कम से कम 3 क्वार्टर में या 4 क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब 3 क्वार्टर में कंपनी ने ग्रोथ दी है सेल्स के टर्म में, कितनी दी है ये आपको देखना है। ऐसा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई 25%, 20%, 30%। जब आप इन नंबर को देखते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई ग्रोथ इसमें है और अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर 22,000 है, यहाँ पर 23,000 है, 24 है, 26 है, 26 है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये वाला क्वार्टर शायद इतना अच्छा नहीं रहा, बट अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कोई बात नहीं। कभी भी इन्वेस्टमेंट में एक क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना। आपको हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 3 क्वार्टर के ऊपर आपको भरोसा करना है, चाहे वो आप एग्जिट मार रहे हो और चाहे वो आप एंट्री ले रहे हो। जैसे अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको देखना है 2 क्वार्टर का रिजल्ट कैसा था और तीसरे का कैसा। ऐसा हो सकता है किसी भी जेन्युइन कंपनी के साथ कि 1 क्वार्टर का रिजल्ट खराब हो, ऐसा हो सकता है कि 2 क्वार्टर का भी खराब हो, लेकिन 3 क्वार्टर का बैक टू बैक खराब होना मतलब कंपनी में कहीं कोई रेड सिग्नल है। तो आपको ढूंढना चाहिए कि क्या रेड सिग्नल है या एक्चुअल में कोई डेंट है। हो सकता है ओवरऑल सेगमेंट में ही डेंट हो, अगर पूरे के पूरे सेक्टर में ही डेंट है तो देन आपको ये सोचना है कि क्या आप उस सेगमेंट में या उस सेक्टर में रुकना चाहते हो जिसमें डेंट है। अगर आप रुकना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रुकना चाहते हो तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर मान लो सेक्टर में कोई डेट नहीं है और वो डेट कहाँ पर है, उस पर्टिकुलर कंपनी में सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि भाई कहाँ गड़बड़ है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग देखो हमें जो अल्टीमेट मकसद है ना वो यहाँ पर है, हमारा जो कुल मिला के इंटरेस्ट है वो यहाँ पर है। ईपीएस हमारा बढ़ना चाहिए, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो ईपीएस कब बढ़ेगा, जब आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। और मान लो अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो ठीक है। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सेल थोड़ी बहुत बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, तो भाई मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसका। और ये सारी कैलकुलेशन कहाँ से आती है, ये आती है ऑपरेटिंग मार्जिन। तो आपने पूछा था, तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर जब आप कंपेयर करते हो तो आपको दिखना चाहिए कि कम से कम ये कंसिस्टेंट तो है। यानी कि 22% अगर मैं इसको मान के लूँ, देखो यहाँ से लेके आ रहे हैं 26% से मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं इसकी वैल्यूएशन अगर दूंगा तो मैं दूंगा चलो 20% का तो ऑपरेटिंग मार्जिन इनका हाई है, मतलब 20% तो ये रिटर्न बना ही रहे। ठीक है, अदर इनकम देखो यहाँ पर 463 करोड़, 53 करोड़ है, यहाँ पर 200 है, तो ये अच्छी खासी बढ़ी हुई है इस बार। बट स्टिल अगर आप 26,000 से कंपेयर करोगे तो इट इज ओके, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बढ़ी है तो आपको देखना है कि क्या ये अगली बार भी बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो किस वजह से बढ़ी है, ये आप नोट्स पे जाकर यहाँ पर या क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाके देख सकते हो, वहाँ पर अदर इनकम डिफाइन होती है। ये देखो इनकी इंटरेस्ट की इनकम है, जो इनकी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब आप चले जाओ डेप्रिसिएशन पे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन और वो पूरा का पूरा एसेट कैलकुलेशन वो इंशाल्लाह किसी दिन आराम से बात करेंगे। टैक्स पे भी बात नहीं करेंगे आप कुल मिला के। अब आया नेट प्रॉफिट, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद इसमें से फिर नंबर घट गए और ये देखो आपका कितना आ गया 3,981। तो ये जो 3,981 करोड़ है ना, इसको नंबर ऑफ शेयर से जब हम डिवाइड करते हैं तो आपकी ईपीएस बढ़ जाती है। तो आपकी ईपीएस बन के आती है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो इसकी ईपीएस देखो 14 है, 12 से 15 हुई, 15 से 14 हुई। अगर आपकी वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रही है 14 पे, बट आप इसको काउंट मत करिए, आप इन तीन का कम से कम एवरेज लीजिए, मतलब एग्जैक्ट एवरेज मत लीजिए,
कम से कम दिमाग में तो कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मान लो ये 12 है, ये 12 है, मतलब ये 12 है, ये ऑलमोस्ट 13 है, ये 15 है, तो ये 14 है। तो अगर आप उससे एवरेज पूछोगे तो मैं बोलूँगा हाँ यार 12-13 के बीच में, तो 12.5 मान लो, 13 मान लो, तो ये दोनों बढ़िया। तो ये इसकी ईपीएस हो गई। अब ये आता है एनुअल। एनुअल में भी जब आप देखोगे ना, क्वार्टर में तो मैंने आपको बोला था ना 3 से 4 क्वार्टर, एनुअल में आप 2 से 3 साल का देख लो तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बेसिकली बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, बेसिकली वो ये नहीं देखते हैं, क्या कहना चाहिए, क्वार्टरली पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं एनुअल पे, क्योंकि बहुत सारी चीज जो है वो मिटिगेट हो जाती है जब आप एनुअल पे जाते हो। पर एनुअल बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और क्या कहना चाहिए आपका, क्वार्टरली बिजनेस आप देखते हो कि इस बार ठीक ठाक चल रहा है और सही परफॉर्मेंस है पास्ट के हिसाब से, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आने वाले क्वार्टर का भी जो है वो बिजनेस जो है वो अच्छा हो, सॉरी आने वाला जो एनुअल बिजनेस है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट करना है। और ये देखो ये रहा हमारा जो फार्मूला है, मैं क्विकली टच करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि इंशाल्लाह फेयर वैल्यू के ऊपर इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो जनरल क्या है कि देखो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि ये 54 की ईपीएस है जो एनुअल ईपीएस है ना, तो मैं इसको 54 नहीं मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो 14, 15, 12, 12.5। तो अभी हमने बात करी थी कि इसकी वैल्यूएशन जो क्वार्टरली ईपीएस आ रही है हमारी, वो आ रही है 12.5। 12.5 का मतलब हो गया, अगर 12.5 की क्वार्टरली ईपीएस है तो हमारी साल की ईपीएस हो गई 50। मैं यहाँ से लेता हूँ, तो इसमें क्या है ना, जो एनुअल में जो वेरिएशन होता है ना वो यहाँ कवर हो जाता है। तो ये मेरी हो गई 50। 50 का मतलब मैंने और कम कर दिया, 54 थी यहाँ पे, 54 की जगह मैंने इसको 50 कर दिया, 12.5 इंटू 4 कर लिया तो 50 हो गई। अब मैं 50 को मल्टीप्लाई करता हूँ इंडस्ट्री पी से, तो 50 इंटू 200, 50 इंटू 25, 50 इंटू 25, तो 25 पंजे 125, 1250 की मेरी इसकी वैल्यूएशन बन जाती है। ठीक है। अच्छा, ईपीएस में आप इंटरेस्टिंग चीजें देखोगे कि सब कुछ कवर हो जाता है। तो जब ईपीएस को कंपेयर करते हो इंडस्ट्री के साथ, तो आप बहुत सारे फैक्टर जो है वो कंबाइन कर रहे हो बेसिकली। बट इसको कैलकुलेट ना करने का एक तरीका ये है, इसको कंसीडर ना करने का एक रीजन ये है कि ये 54 हो सकता है एक किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में ज्यादा बड़ी चली गई हो। मान लो यहाँ पर 50 आ जाती, अचानक से कोई बड़ा बिजनेस आ गया, कोई बड़ा रेवेन्यू आया, तो वो जब आप क्वार्टरली 3-4 की निकाल के मल्टीप्लाई करते हो तो वो मिटिगेट हो जाता है। मैं सीएजीआर वाला बंदा नहीं हूँ, मैं उन कंपनी में ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ जो बहुत तेजी के साथ प्राइस में ग्रोथ कर रही है। मैं उनको देखता हूँ जो प्राइस में अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई हो, फंडामेंटल में उनकी ग्रोथ शुरू हुई। तो मैं सीएजीआर पे ज्यादा बात नहीं करता हूँ। मेरा सीएजीआर अगर आप देखोगे तो कभी कभी कुछ कंपनी में मेरा सीएजीआर 50% का भी होता है, 35% का भी होता है, कुछ में 80 का भी होता है। ठीक है, तो वो मैं फोकस नहीं करता। वो सीएजीआर मेरा मानना ये है, जो मेरी अपनी पर्सनल फिलॉसफी है या जो भी आप कहो, वो ये है कि जब आप अंडर वैल्यूड स्टॉक में और अच्छी वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट करते हो और टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो एक टाइम आता है कि आपकी जो वैल्यूएशन जो है वो सीएजीआर खुद ब खुद कैचअप करने लगता है। वो टाइम होता है जब आप स्टॉक को बेच के निकल जाते हो और पब्लिक उसमें आती है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं एक स्टेटमेंट बार बार बोलता हूँ कि मैं परचून की दुकान खरीदता हूँ और डीमार्ट को बेचता हूँ। मतलब जब परचून की डिमांड बन जाती है तो उसको बेच देता हूँ। मेरा जो फोकस रहता है वो हमेशा उन कंपनी में रहता है जिनकी ग्रोथ अभी शुरू हुई है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया। आई फिनिश इन नेक्स्ट मे बी 10 मिनट। देखो ये शेयर कैपिटल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसकी शेयर कैपिटल 543 करोड़ की है। तो 543 डिवाइडेड बाई 2 की फेस वैल्यू, तो आपको इसके नंबर ऑफ शेयर मिल जाते हैं। ठीक है, 543 इज ए ह्यूज कैपिटल, वेरी सेफ। रिजर्व ये रहा, कैश इसका आपको यहाँ पे दिख रहा है, बोरोइंग आपको यहाँ पे दिख रही है, टोटल लायबिलिटी आपको ये हो गई। इन सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं बोल रहा हूँ, ये सब ऐसा नहीं है कि सब एवं ही नंबर है, इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यूएशन है, इनकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। लेकिन एकदम से सब कुछ हम बात करने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम धीरे धीरे चलते हैं। कैश फ्लो असल में बहुत अच्छी कंपनी ऐसी है जिनका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव रहता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट या बिग हाउसेस हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो कहते हैं कि आप हमेशा उन कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो। अगर किसी ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो जिसका कैश फ्लो पॉजिटिव है और उसमें अंडर वैल्यूड भी है और ग्रोथ भी है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, ये मेरा मानना है, अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है,
तो अगर मान लो उसका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही पॉजिटिव होगा उसको लोग कैचअप करना शुरू कर देंगे और वो टाइम होगा जब आप उसको बेचने की सोचेंगे। ठीक है, डेटर डेज या आप इंडस्ट्री से कंपेयर करो, बट 2 महीने का तो देखो, एक क्वार्टर का तो इन जनरल इंडिया में वैसे भी चलता है, लेन देन चलता है नॉर्मल। अगर आप देखोगे ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो 90 डेज के नीचे इज जस्टिफाइड, 90 डेज के ऊपर जाता है तो वो प्रॉब्लम है। कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बढ़ रहा है तो ये सीरियस इशू। बढ़ रहा है तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मेरे जो बिजनेस है उसके पैसे नहीं, लोग डिले कर रहे हैं। वो डिले कब करेंगे, जब उनको आपकी सर्विसेज की या आपके बिजनेसेस की या आपके माल की वैल्यूएशन नहीं होगी। मतलब देगा ठीक है यार, तू नहीं देगा चल धनिया कोई और बेच देगा, तू नहीं देगा मिर्ची कोई और देगा, ठीक है, देना हो लो, अपना माल रखना हो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, हम तो आपको कितने दिन में देंगे, 4 महीने में पैसे देंगे, ठीक है। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग, देखो ये प्रोमोटर वो है जो एक्चुअल में ये वो प्रोमोटर हैं जो HCL के प्रोमोटर हैं, इनको कंपनी ने प्रोमोटर डिक्लेयर किया है। नागर साहब इसमें से निकल गए, यहाँ तक जो है इसको HCL एविटास भी निकल गया, यहाँ तक थे उसके बाद हो सकता है ये यहाँ से निकल के कहीं और चले गए हो, यानी कि हो सकता है ये पब्लिक में चले गए, तो प्रोमोटर की कैटेगरी चेंज होकर पब्लिक में जा सकती है, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं। इससे कॉमन फैसल भी आप थोड़ा मुझे अलो करेंगे लैपटॉप से, बोलो बोलो। जॉइन हो रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए। अलो करेंगे फैसल भी आप मुझे मीटिंग के लिए, लैपटॉप से जॉइन हो रहा हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं अलो अलो नहीं दिख रहा है भाई, तो पेंडिंग नहीं दिख रहा है। नहीं अच्छा शेयर करने बोल रहे वो स्क्रीन, क्यों शेयर कर रहे हैं आप, बोलिए ना इसको। नहीं स्क्रीन शेयर करने नहीं बोल रहे भाई, वो लैपटॉप से ज्वाइन हो रहे हैं। भाई आप सेम आईडी से ज्वाइन होंगे तो आपको अलाउ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट भी नहीं थी, अगर मुझे कर देता एनीवे तो ये कहानी है। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि ये सारी की सारी स्टोरीज क्या होती है। स्टोरीज क्या होती है कि जब आप कंपनी को डिसाइड कर लेते हो कि ये कंपनी में बाई करना है, तो आप उसको क्या करते हो। जैसे आपने ये चलो एक काम करते हैं, अब एक भाई ने कंपनी बनाई है, उसको शारदा मोटर है ना, उसको फॉलो करते हैं। अब मैं इसकी फीड में जाऊँगा, ये मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है, तो मुझे कहीं से कुछ दिखाई नहीं देगा ना, कोई कंपनी यहाँ पे इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं। मैं गया जैसे मैं HCL को फॉलो करता हूँ। अब आप देखोगे ना तो HCL यहाँ से गायब हो, HCL यहाँ से गायब हो। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर डाला और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। ये आप बना सकते हो, शायद 40 की 2 बना सकते हो, एक ये हो गई और एक इसके अंदर में एक और होती है वॉच लिस्ट। जब आप इसको फॉलो कर देते हो ना तो यहाँ पर इसकी फीड आने लगती है, जो कंपनी आप फॉलो करते हो उसकी सबकी फीड आने लगती है, कब उन्होंने क्या डिस्क्लोजर दिए कंपनी को, उनके रिजल्ट देखो कब आ रहे हैं, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि रिजल्ट का अनाउंसमेंट, आप यहाँ पे क्लिक करो और देखो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है कि आपको ईमेल अलर्ट आएगा रोज सुबह 7 साढ़े 7 बजे ईमेल अलर्ट आ जाता है। जो कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में है, कल के उनके दिन भर के जो इवेंट हुए होंगे, जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिए होंगे एक्सचेंज को, वो सारे के सारे वहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको इंडिविजुअली जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे अपनी वॉच लिस्ट में डालिए और उसको ट्रैक करते रहिए। ये इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, मतलब पूरा का पूरा सेशन आज का हमारा इन्वेस्टमेंट। तो आपको ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली एक के वैल्यूएशन जाके पाएंगे, ठीक है। नाउ अनदर थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले किसी भी शेयर में, आपने मान लो तय कर लिया कि भाई मुझे डिसीजन लेना है, तो 3 चीजें रादर बहुत इम्पोर्टेंट। ये कभी कभी नहीं होती है, कॉल नहीं होती है, कुछ में रेटिंग नहीं होती है, एनुअल रिपोर्ट तो मैंडेटरी है, तो सब में होती है। तो इन 3 में से या तो तीनों मिलेंगी या कम से कम 2 तो मिल जाती है, मतलब 2 तो 90% में मिल जाएंगी। 10% कंपनी ऐसी है जिनकी ना कॉल की डिटेल होगी और ना क्रेडिट रेटिंग होगी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया, आपने सारी कैलकुलेशन कर ली है, तो अच्छी बात है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं है
और कौन कौन की डिटेल नहीं है तो आप इन्वेस्ट मत करो, नहीं आप इन्वेस्ट करो। बट हाँ, अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन देखो कभी भी एक दिन में मत लेना कि आज रात में मैंने देखा अरे यार ये कंपनी तो अंडर वैल्यू है और मैं सुबह में गया, मैंने सुबह में इन्वेस्टमेंट कर 1 लाख रुपए उठा के डाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं, कभी भी मत करना। जब भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो ना आप उस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट पर ऐड करो। जो भी आपकी वॉच लिस्ट है, जीरो की जिसकी भी है, कोई टेंशन नहीं, उसके प्राइस मूवमेंट पे ध्यान रखो, उसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या है। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात, ठीक है। जब आपकी वॉच लिस्ट में रहेगी तो आपको उसकी प्राइस पता चलेगी, इसमें प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है। हो सकता है 100 रुपए का शेयर आप 110 तक आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हो सकता है कि 100 रुपए का शेयर आपका 80 रुपए पे आ जाए, 90 पे, दोनों हो सकते हैं। बट 3-4 दिन के अंदर आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि ये शेयर मुझे इस प्राइस पर मिल सकता है, वो आपको आपका डिसीजन लेने में बहुत है। दूसरी चीज, वो जो 2-4-6 दिन है या 1 हफ्ता है, जो भी आप उसको वॉच लिस्ट में डाल दो, तब आप ये काम करो, उसकी एनुअल रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ो, बहुत डिटेल से। आज टाइम नहीं है वरना मैं इसको डिटेल में बताता क्या क्या एनुअल रेटिंग में पढ़ना है। अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल है तो क्रेडिट रेटिंग को पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। ट्रस्ट में, ये मतलब ये समझो कि एक एक लाइन लिखने के पीछे ना ये जो टीम है ना, जिसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई होगी, देखो ये लिखी हुई है इसकी डिटेल, लास्ट के पेज पे होगी डिटेल। ये जो टीम है ना, ये सारे IIM और IIT के बंदे हैं। ये मतलब हमारे और आप जैसे लोग नहीं है जो मतलब IT के पीछे से जुड़े, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है सिर्फ ये रिपोर्ट लिखने का। तो इनकी जो एक एक लाइन है ना, इसकी वैल्यू है, मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद आपका माइंड जो है ना, मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, एक तो डिसीजन आप ऑलरेडी बना चुके थे। उसके बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका दोस्त आपको बता रहा है कि हाँ भाई कर दे इन्वेस्ट, हाँ भाई मत कर, हाँ भाई कर दे इन्वेस्ट, हाँ भाई मत कर। आप जब इस रिपोर्ट को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा। एनुअल रिपोर्ट क्या है? एनुअल रिपोर्ट वो आपका बेसिकली, एनुअल रिपोर्ट जो है वो आपका बेसिकली क्या है, प्रमोटर बता रहा है कि मेरी कंपनी के शेयर खरीदते, है ना। क्रेडिट रेटिंग जो है वो आपका दोस्त है, वो आपको बता रहा है कि दे या मत दे। ओके, अब आप एनुअल रिपोर्ट आपने पढ़ी, लेकिन एनुअल रिपोर्ट बहुत पढ़ी होती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट याद हो। तो आप क्या करो, आप पीपीटी पे जाओ, ऑन कॉल की पीपीटी पे जाओ। पीपीटी में कंपनी आपको पता है सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, तो आप यहीं पे देखोगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट जो आपने एनुअल रिपोर्ट में मिस कर दिए थे वो आपको यहाँ पर मिल गए। ये मैं सारी बातें कब कर रहा हूँ, जब ऑलरेडी आप अपना डिसीजन बना चुके हैं कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो ये चीजें जो है ना, इसके बाद आप कहाँ जाओ, अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है कॉल की, कभी कभी ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पीपीटी। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है तो ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ो। ये जो लोग है ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बेसिकली ब्रोकरेज हाउसेस के लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं FII और DIA की बिहाफ पे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इनका एक एक क्वेश्चन जो है ना, आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो बहुत थॉटफुल क्वेश्चन होता है। ये भी आपको हेल्प करेगा कि हाँ भाई मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट तो 1 by 1 होती है, मतलब जैसा चलता है कंपनी में, कुछ कंपनी तो इसकी पूरी की पूरी वीडियो दे देती है, इन्होंने शायद दोनों दे रखी है, वीडियो भी है, सॉरी ऑडियो भी है, और ऑडियो के साथ साथ ये भी है ट्रांसक्रिप्ट पूरी की पूरी। ये भी हेल्प करता है, मतलब ये ऐसे है कि मैनेजमेंट जो है ना आपके सामने आके प्रेजेंट कर रहा है कि सर मैं देखो ऐसा हूँ, मैं देखो ऐसा हूँ, मतलब कंपनी का CEO या CFO इसमें बात करता है। तो आप समझ रहे हो ना, लाइव आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। इसका लिंक आता है बेसिकली 1-2 दिन पहले, रिजल्ट के आसपास होती है बेसिकली, आप ज्वाइन भी कर सकते हो और आप खुद भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइन करो, एटलीस्ट एक कॉन्फ्रेंस तो जरूर ज्वाइन करो ताकि आपका दिमाग बने कि इसमें होता क्या है। देखो लाइफ में अगर ग्रो करना है ना तो उस तरीके से सोचो जैसे उस कंपनी उस सेक्टर के लीडर करते हैं। अगर हम FII और DIA को फॉलो करना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि FII और DIA करते क्या है। तो DIA FII जो है बेसिकली वैल्यूएशन को कैसे करते हैं। तो आप DIA को फॉलो मत करो, आप FII को फॉलो मत करो भाई, आप वो मेथड अपनाओ ना। आप खुद क्यों FII DIA नहीं हो सकते, मतलब DIA FII के साथ तो प्रॉब्लम है, वो किसी माइक्रो कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप तो माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उनके साथ तो प्रॉब्लम है, वो अपना पैसा नहीं लगाते तो उनका रिस्क कम है, आपके पास तो अपना पैसा है, आप चाहो तो सारा भी गवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यू हैव मोर लिबर्टी, तो
You should follow their step, how to catch the valuation, how to invest, rather than you follow, अरे यार इसने FII ने इतना पैसा लगा दिया, फला HNI है, उसका नाम ये है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने इतना पैसा लगा दिया, लाओ मैं भी खरीद लेता हूँ। भाई उसने लगाया, उसमें अपनी कैलकुलेशन करिए, आप अपनी करो ना, आप उसके मेथड चेक करो। आई एग्री, वो क्या करता है, विजय केड़िया साहब क्या करते हैं, आप ये चेक करो, आशीष कचोरिया साहब क्या करते हैं, आप ये चेक करो, रादर देन बाइंग आशीष साहब ने ले लिया, विजय साहब ने ले लिया तो आप भी ले लो। ये क्या लॉजिक हुई भाई, ये कोई लॉजिक थोड़ी है। आप मतलब देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये सारी चीजें चलती है, बट अगर आपको इसी फील्ड में रहना है और सस्टेन करना है ना, तो आपको ये सारी चीजें जो आज ऐसी लग रही है, ये सब बकवास बातें हैं, आपको ये सब चाहिए होंगी। लंबा रहने का मतलब, once you are in market, you are here until your last breath। जब तक आप मर नहीं जाओगे ना, तब तक आप इसमें रहोगे, अगर आपको इसमें मजा आता है। आपको ये सोचना है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहिए पॉजिटिव। कैसे करना चाहिए, ये आपको सोचना है। You will have to imbibe everything whatever is being there in the market। मतलब जो भी है, टेक्निकल अलग है, मैं टेक्निकल को मतलब ये नहीं कह रहा हूँ आप टेक्निकल मत करो, ट्रेडिंग करो, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो वेल्थ क्रिएट होती है ना भाई, वो यहीं पे, वेल्थ क्रिएशन का सारा गेम जो है वो यही है। अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम जो करेंगे वो बात करेंगे फेयर वैल्यू की। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इंशाल्लाह के स्कैनर हम कैसे बना सकते हैं। छोटा सा मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है जो मैं कवर कर रहा हूँ, बट उससे पहले किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये जो कैश फ्लो रहता है ना, जी। कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग जो भी होता है उस पे रहता है, राइट? मगर नहीं, बोलो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में भी क्या है ना, वो कैश फ्लो बता रहा है, तो दो चीजों का क्या मतलब? नहीं, ये तो आपका कैश फ्लो वो हो गया जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, जो आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये वाला जो कैश फ्लो है, जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला में उन्होंने ये मैंने तो क्लिक करके खोला है, ये वाला, ये वो सारी वो एक्टिविटी है जो आपके मेन बिजनेस में डिफाइंड नहीं है। जैसे इन्होंने फिक्स एसेट परचेज किया है, ये निगेटिव में जाहिर सी बात है, जो भी लिया होगा 1660 करोड़ रुपए में हो सकता है इन्होंने कोई वो लिया हो। ये देखो, इन्होंने अपना फिक्स एसेट सोल्ड किया, मतलब बेचा है, उसका पैसा आया है, ठीक है। ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, हो सकता है इसमें इन्होंने शेयर लिए हो, समझ रहे हो, हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने बेचा है तो 35,000 करोड़ का इन्हें ये प्रॉफिट हुआ है, और ये 34,000 करोड़ इनके बीजेपी में चले गए। ये इनको इंटरेस्ट मिला है 636 करोड़ का। ये आप बात कर रहे हो HCL की, तो सारे नंबर बहुत हाईफाई है। ये इनको अगर ये डिविडेंड इनका जीरो है, अब मान लो इन्होंने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं और उसने डिविडेंड दिया है, तो वो यहाँ पर डिक्लेयर होगा। जाहिर सी बात है, HCL शेयर लेगा तो 50-60 शेयर तो लेगा नहीं, वो तो 25-30 हज़ार शेयर लेगा, या मान लो 1% स्टेक लेगा, तो आपको ये वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत हाई दिखाई देगा। लास्ट टाइम हमने बात करी थी एक ऐसे जनरल डिस्कशन में, ये कौन सी कंपनी थी वो, जिसके अंदर लिलॉयड मेटल के बेसिकली स्टेक है 12% का, तो उसकी अपनी वैल्यूएशन से ज़्यादा बढ़ के जा रहा है लिलॉयड। वो डिस्कशन हुआ था कहीं, तो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है ना, ये मेन एक्टिविटी से अलग है, समझ रहे हो। ये वाली जो एक्टिविटी है ये मेन है, बट मैंने अभी आपको बताया कि कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निगेटिव भी है, और आपकी वैल्यूएशन चेक करने का मेथड सही है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो कैश फ्लो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो ही जाता है। यहाँ पर नंबर बड़े बड़े हैं, आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने बड़ी कंपनी पकड़ रखी है। अगर आप छोटी कंपनी पकड़ोगे तो छोटे छोटे नंबर दिखाई देंगे, तो आपको बहुत अच्छी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैश फ्लो कैसे निगेटिव से पॉजिटिव टर्न होता है जब कंपनी पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर होती है। ठीक है भाई जी, तो इसका मतलब है जो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है उस पर कंसिडर करना है। तो मैं तो अल्टीमेटली बोल रहा हूँ कि अभी आप क्योंकि बिगिनर हो, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, तो आप कैश फ्लो को हल्का सा इग्नोर करके चलो। अगर आपने यहाँ पर वैल्यूएशन चेक कर ली है ना, इसकी और सेल्स की, प्रॉफिट की, और यहाँ पर की, तो आपके ज्यादातर चेक जो है वो कंफर्म हो गए। मतलब यहाँ पर अगर आपने कोई झोल नहीं रखा है अपनी वैल्यूएशन में, मतलब आपने इसको लाइटली नहीं लिया है किसी भी चीज को, तो आपने यहाँ पर वो मेजर चीज कवर कर ली। यू कैन इग्नोर कैश फ्लो अप टू सम एक्सटेंट। हाँ, जब आपका लेवल बढ़ जाएगा, मतलब लेवल बढ़ जाएगा का मतलब व्हेन यू सी ओके नाउ आई नीड टू सी दिस, आई नीड टू सी दिस, आई नीड टू सी दिस, मतलब व्हाट एल्स करने वाली बात है ना, तो उस टाइम पे जाके आपको ये देखना है कि हाँ भाई अपना कंपनी का कैश फ्लो भी देखता हूँ।
मैंने एक स्टेटमेंट किया था कि कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी इज ऑलवेज बेटर देन ए कंपनी जो कैश फ्लो निगेटिव है। कैश फ्लो पॉजिटिव होना तो अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं। वो अच्छा मतलब वो कभी भी उस कंपनी का कंपैरिजन नहीं हो सकती है जो कंपनी कैश फ्लो निगेटिव है, समझो आप, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिटरमाइन करता है। बट ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी जो आज कैश फ्लो निगेटिव है, यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अमूमन आप मिड कैप में माइक्रो कैप में देखोगे ना तो ये -1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, और यहाँ पर आके वैल्यूएशन कभी डबल हो जाती है, कभी हाफ हो जाती है, तो वो बहुत तेजी के साथ माइनस से पॉजिटिव में चला जाता है। और अगर आपने यहाँ पर वैल्यूएशन सही से काउंट कर रखी है, यहाँ पर आपने ट्रैकिंग सही से कर रखी है, यहाँ पर आपने बिजनेस सही से चेक कर रखा है, फ्यूचर ग्रोथ आपको दिख रही है, तो बिकॉज सेल्स इज ग्रोइंग, प्रॉफिट इज ग्रोइंग, EPS is growing, ultimately cash flow will be positive. If not in this quarter, then maybe next quarter. और क्योंकि कैश फ्लो जनरली आप देखते हो कि वो एनुअल में आता है, तो जब तक वो कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तब तक आपकी कहानी सेट हो चुकी हो। 100 रुपए का शेयर 20 रुपए हो चुका हो, समझे भाई? जी किसी और का कोई क्वेश्चन? फैसल भाई, किसी कंपनी का अगर क्रेडिट रेटिंग का अपडेट आता है तो उसमें क्या देखिए जो मतलब समझ में आए कि हाँ ये अभी रेटिंग आया है तो मतलब अच्छा है या बुरा है? आप क्रेडिट रेटिंग किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, बिल्कुल न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल मतलब वो उनका वही उनका काम होता है, न्यूट्रल देना। आप इस रेटिंग को अगर पढ़ लो इस मीटिंग के बाद या कल को जब भी आपको फुर्सत मिले, तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कंपनी के अंदर पॉजिटिव क्या है, बिजनेस ग्रोथ क्या है, निगेटिव क्या है, सब लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप ये समझो कि आपके सारे सवालों का जवाब किसी भी क्रेडिट रेटिंग के अंदर हो सकता है। यू कैन टेक मतलब इफ यू आर थॉरो विद कंपनी, क्रेडिट रेटिंग आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगी कि भाई आप जाओ और कंपनी को बाई करो, क्योंकि आपको पता है क्रेडिट रेटिंग थर्ड पार्टी दे रहा है, ये प्रमोटर नहीं दे रहा है। प्रमोटर खुद भी बोलेगा मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ये किस पे भरोसा है? मुझे भरोसा है थर्ड पार्टी। इन्होंने सारे कच्चा चिट्टा खोल के तब ये रिपोर्ट तैयार की। मतलब मेरा असम्पशन है कम से कम इस 2 या 3 पेज को लिखने के लिए इन्होंने कम से कम 200-300 पेज पढ़े। और किसने पढ़े होंगे? ये मतलब ऐसे ही कोई छोटे मोटे ऑडिटर नहीं है, ये सब देख रहे हो ना आप, और ये हर रेटिंग के नीचे होती है, हर रेटिंग के नीचे। तो इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। मैंने बोला थर्ड पार्टी है। और क्रेडिट रेटिंग ABCDEFG मतलब ABC तक रहता है, EFG तो मैंने इसका किया, निगेटिव पॉजिटिव ऐसे रहता है। तो ये आपको मतलब ये भी इसी में डिफाइन होता है, तो ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत है। बेसिकली जो कंपनी डेट फ्री होती है ना, उसकी क्रेडिट रेटिंग आपको नहीं मिलेगी, वहां पर आपको थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है यार क्रेडिट मतलब कोई थर्ड पार्टी रिपोर्ट भी नहीं है, मतलब मेरे पास सिर्फ वही चीजें हैं जो मैं देखती हूँ। जनरली जब लोन नहीं है तो कंपनी भी इंटरेस्टेड नहीं रहती कि यार मैं क्यों उसको इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि कंपनी से भी कॉन्टेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेती है। दिस सेंड ए क्वेश्चन टू द कंपनी कि आप इन चीजों का जवाब दो। हर कंपनी चाहती है कि उसकी रेटिंग अच्छी रहे, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सिविल स्कोर एक तरीके से आपके लिए ना, मतलब हेड ऑन हेड कंपेरिजन नहीं कर सकते, बट जनरली ऐसा मान सकते हैं। ठीक है जी भाई। ओके, अब मैं लास्ट टॉपिक कवर करता हूँ और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बंद करते हैं। देखो स्कैनर बना के बहुत सारे तरीके हैं, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे। अब हमने जैसे बात करी कि भाई कंपनी की सेल्स जो है ना, सेल्स ग्रोथ फॉर एग्जाम्पल सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए कितनी? 20%। 30 भी क्यों लो यार, मैं बोलता हूँ 30%। क्या कोई ऐसी कंपनी है? 1194 कंपनी ऐसी हैं जिनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो 30% से ज्यादा है। अब मैं बोलता हूँ कि इन 30% में प्रमोटर होल्डिंग भी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए 45 की बात करी थी ना, 45% से ज्यादा। 894 कंपनी ऐसी है देखो जिनकी सेल्स ग्रोथ 30% के ऊपर है और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 45%। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें डेट टू इक्विटी जो है वो हमारा कितना होना चाहिए? लेस देन 0.7। यही हमने बात करी थी। 1 जो है 599 कंपनी ऐसी है जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी में FII होल्डिंग भी होनी चाहिए।
मैं लालची होता जा रहा हूँ, आप ऐसे समझो। तो एफआई होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? से 5%। अब देखिए जब कोई कंपनी आई आगे, देखो 90 कंपनी ऐसी है जिनमें एफआई होल्डिंग 5% है, 5% से ज्यादा है, हो सकता है 25 भी हो, 5% से कुछ ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ 30% है, प्रमोटर होल्डिंग 45% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी 0.7 से कम है। अब मैं बोलता हूँ इसमें डीआईआई होल्डिंग है ना, डीआईआई होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? 5%। मैं ऐसी रेंडमली डालता हूँ। तो 49 कंपनी ऐसी है जिनमें डीआईआई होल्डिंग भी 5%, ठीक है। अब मैं डालता हूँ क्या इसके अलावा और क्या होना चाहिए? और डेट जो है वो रिजर्व से कम होना चाहिए। 49 कंपनी ऐसी है जिसमें रिजर्व जो है वो डेट से ज्यादा है, मतलब हमारे सारे क्राइटेरिया जो अभी तक है उसके फुलफिल हो। अब मैं डालता हूँ कि ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा मार्जिन मोर देन 20%। 12 कंपनी ऐसी है जो ये हमारे इस क्राइटेरिया में फुलफिल हो। बट एक बात फिर बता दूं, ये सिलेक्शन का मतलब, ये स्कैनर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारी कंपनी में आप कल जाओ और इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं, आपको एक एक कंपनी उठाकर उसकी डिटेल देखनी है, उसको चेक करना है और उसकी फिर वैल्यूएशन देखनी है कि क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट के वर्थ है या नहीं। ये था आज का सेशन। आप ऐसे अलग अलग अपने मल्टीपल मेथड लगा के मल्टीपल स्कैनर सेव कर सकते हो और क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हो। सेशन को वहाँ पर इंशाल्लाह रहेगा तो वो अपलोड कर देंगे। बाकी किसी की कोई क्वेरी है तो बताएं, तो फिर इंशाल्लाह